हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं एक मिनी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस सीरीज का नाम है सिग्नल, जिसे जापान में साल 2018 में रिलीज किया गया था और इस सीरीज के सिर्फ 10 ही एपिसोड्स बनाए गए थे। ये एक क्राइम डिटेक्टिव मिस्ट्री जॉनरा की सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की शुरुआत 12 अप्रैल 2010 से होती है। इधर हम ह्यूग को देख पाते हैं जो कि अपने आप से कह रहा था कि अगर मैं उस दिन अयाका को अपना अम्ब्रेला दे देता तो आज वो जिंदा होती। ह्यूग के इतना बोलते ही मूवी जाती है 10 अप्रैल 1995 में, यानी कि 15 साल पीछे। और अब हम बचपन के ह्यूग को देख पाते हैं जो कि स्कूल के प्लेग्राउंड में अयाका को नोटिस करता है, जिसके कुछ देर बाद ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और इधर काफ़ी बारिश हो रही थी, इसलिए सारे बच्चे अपना अपना अम्ब्रेला लेकर चले जाते हैं। वहीं ह्यूग देखता है कि अयाका के पास अम्ब्रेला नहीं है। अयाका ह्यूग को देखकर स्माइल करती है, लेकिन ह्यूग वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर देखता है कि अयाका एक लेडी के साथ कहीं जा रही है। ह्यूग उस लेडी का चेहरा नहीं देख पाता। फिर रात के समय जब ह्यूग अपने बड़े भाई और मॉम के साथ खाना खा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि न्यूज में किडनैप हुए 5 बच्चों के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें अयाका का भी नाम शामिल था। फिर नेक्स्ट डे ह्यूग अपने स्कूल में होता है, तब उसे न्यूज से पता चलता है कि अयाका के किडनैपर ने फिरौती के पैसे मांगे थे और उन पैसों में हाशिमोतो नाम के एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन के फिंगरप्रिंट्स मिले थे और अभी वो फरार है। पुलिस को पूरा यकीन है कि हाशिमोतो ही किडनैपर है। ये न्यूज सुनने के बाद ह्यूग सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के ऑफिसर को बताने की कोशिश करता है कि अयाका का किडनैप एक लेडी ने किया था, न कि किसी आदमी ने। लेकिन कोई भी ऑफिसर ह्यूग की बात नहीं सुनता, क्योंकि ह्यूग उस टाइम बहुत छोटा था। इसलिए ह्यूग वहाँ के एक पेपर में ये सब लिख के टेबल पर रखकर जाने लगता है। तभी उसे एक इंस्पेक्टर ओयामा ताकेशी देख लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन ह्यूग सिर्फ टेबल की तरफ देखकर भाग जाता है और जब ओयामा उस नोट में लिखी चीज पढ़ता है, तभी एक इंस्पेक्टर आकर बताता है कि हमें अयाका की बॉडी मिल गई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अयाका की बॉडी को ग्रीन बेल्ट एरिया में मारकर फेंक दिया गया था और वहीं रहने वाले 2 लोगों ने जब उस बॉडी को देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ये सब न्यूज में भी दिखाया जा रहा था, जिसे सुन कई सारे लोग अयाका की मॉम कोयोको के साथ अयाका को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा करते हैं और किलर यानी हाशिमोतो को मारने की गुहार लगाते हैं। फिर इस घटना के कुछ साल बाद ह्यूग के भाई कातो रियोता को हम देख पाते हैं, जिसे पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेके जा रहे थे। इधर ह्यूग अपने भाई का नाम चिल्ला रहा था। अब मूवी थोड़े साल आगे बढ़ती है और इधर इस समय ह्यूग हाई स्कूल में था। ह्यूग की हालत को देखकर लग रहा था जैसे कि उसकी खूब पिटाई हुई है। ह्यूग पुलिस स्टेशन के सामने वापस से अयाका की मॉम कोयोको को देखता है, जो कि आज भी अपनी बेटी के किडनैपर को पकड़वाने के लिए बोर्ड लेकर अकेली खड़ी थी। इसके बाद हम 7 अप्रैल 2010 का एक न्यूज़पेपर देख पाते हैं, जिसमें टोक्यो स्टार के अंडर कंस्ट्रक्शन की न्यूज बताई जा रही थी। इधर एक लेडी एक कैलेंडर में आज की डेट पर मार्क लगाती है। साथ ही में इस कैलेंडर की 10 तारीख भी हाईलाइटेड थी। अब ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूग को देख पाते हैं, जो कि अब मिनामानाटा का एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था और इधर एक न्यूज रिपोर्टर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि ह्यूग ने एक फेमस सेलिब्रिटी के अफेयर के बारे में इस रिपोर्टर को छुपकर न्यूज दी थी, जिस कारण से इस न्यूज रिपोर्टर की बहुत तारीफ हुई थी। तभी एक लेडी के हाथ में हम ह्यूग की फोटो देख पाते हैं और ह्यूग भी ये भांप लेता है कि उन पर कोई नजर रख रहा है। ह्यूग को लगता है कि ये लेडी इस रिपोर्टर की साथी है, लेकिन वो न्यूज़ रिपोर्टर बताता है कि मैं अकेले यहाँ आया हूँ। इनकी बातों को सुन वो लेडी और उसका साथी यमाडा ह्यूग के पास आते हैं और अब वो लेडी बताती है कि मैं जोसाई प्रेजेंट की एक डिटेक्टिव हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ह्यूग को साकुराई के ऑफिस में देख पाते हैं। इधर यमाडा ह्यूग से कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी सेलिब्रिटीज के अफेयर की न्यूज रिपोर्टर्स को दे रहे हो और जिस सेलिब्रिटी को तुम स्टॉक कर रहे थे उसने तुम्हारी कंप्लेन की है। इसे सुन ह्यूग कहता है कि मुझे बस सेलिब्रिटीज को दूर से देखना पसंद है और वैसे भी इतने छोटे से केस को एक नेशनल पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा बोलकर ह्यूग यमाडा का टेबल देखने लगता है और बताता है कि असल में यमाडा को उस सेलिब्रिटी की एजेंसी से पैसे मिले हैं। जिसे सुन साकुराई शॉक हो जाती है और यमाडा को घूरने लगती है। ह्यूग कहता है कि मैं इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आज तुम लोगों का दिन अच्छा है इसलिए मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। इसके बाद मूवी आती है वापस 13 अप्रैल 1995 में, यानी कि अयाका के मर्डर के 3 दिन बाद।
और इधर ओयामा पुलिस की मीटिंग में बताता है कि हाशिमोतो यानी कि किडनैपर ने अयाका का किडनैप 10 अप्रैल को किया था, जिसके बाद उसने कोयोको से अयाका के बदले फिरौती के पैसे मांगे और कोयोको ने पुलिस को बिना खबर किए वो पैसे भी दे दिए। और जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगी, उसी समय पुलिस ने उन पैसों को भी ढूंढ निकाला और उन पैसों में हमें हाशिमोतो के अंगूठे के निशान मिले। लेकिन फिर अगले ही दिन कुछ लोगों को अयाका की बॉडी ग्रीन बेल्ट एरिया में मिली। इसे सुन ओयामा का चीफ नाकामोटो गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें बस इतना ही पता है? तो अब ओयामा का सीनियर इतावा कुजाओ बताता है कि हाशिमोतो के बैंक डिटेल से हमें पता चला है कि उसने हाल ही में मर्डर से पहले लेडी ड्रेस और कॉस्मेटिक खरीदे थे। इसका मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो नाकामोतो कहता है, ठीक है, जल्दी से उसकी गर्लफ्रेंड का पता लगाओ और इस केस को प्रायोरिटी दो, क्योंकि मीडिया डिपार्टमेंट में बहुत दबाव डाल रही है। जिसके बाद बाहर जाते समय ओयामा चीफ को रोककर कहता है कि मुझे लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि लेटर और पैसे में जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिला है वो सिर्फ हाशिमोतो के एक ही अंगूठे का है और बाकी उंगलियों के निशान कहीं भी नहीं है। लेकिन तभी इतावा आकर ओयामा को रोक लेता है और नाकामोतो भी वहां से चला जाता है। इतावा कहता है कि अभी बस हमें हाशिमोतो को पकड़कर ये केस सॉल्व करना है। जिसके बाद मूवी वापस से प्रेजेंट यानी 2010 में आती है और इधर साकुराई मेडिकल लैब में जाकर डॉक्टर एंजल रिका से बात करती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बहुत सालों से साकुराई एक मेल बॉडी की तलाश में है, जिसकी हाइट लगभग 178 सेंटीमीटर है और उसके शोल्डर पर एक सर्जरी स्कार है। लेकिन रिका बताती है कि अभी तक उन्हें ऐसी कोई बॉडी नहीं मिली है। इसके बाद सीन 14 अप्रैल साल 2000 के ओयामा पर शिफ्ट होता है। ओयामा टेबल पर एक मैगजीन देखता है जिसमें 5 साल पुराने अयाका के केस की न्यूज़ थी और किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया था। तभी हम पास्ट की साकुराई को देख पाते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में नई भर्ती हुई थी और ओयामा साकुराई का सीनियर था। साकुराई ओयामा से कल के किसी मैटर को लेकर बात करने आई थी, लेकिन ओयामा कहता है कि इस वीकेंड तक सब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद हम इस मैटर पर बात करेंगे। ऐसा कहकर ओयामा चला जाता है और फिर अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर एक पर्ची निकालता है जिसमें डेट 15 अप्रैल लिखी हुई थी और तानीहीरा हॉस्पिटल का नाम मेंशन था। इसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब हम साल 2010 के युग को देख पाते हैं, जो कि घड़ी की तरफ देखता है। यहाँ 11:20 हो रहे थे। वहीं ठीक पैरेलल यानी कि 14 अप्रैल की रात को ओयामा तानीहीरा हॉस्पिटल के अंदर जाता है। इस हॉस्पिटल को साल 1994 में ही बंद कर दिया गया था। दूसरी तरफ प्रेजेंट यानी 2010 में ह्यूक अपने ऑफिस से निकल जाता है और साकुराई के ऑफिस को देखकर सीढ़ियों से जाने लगता है। असल में ह्यूक का डिपार्टमेंट साकुराई के ऊपर वाले फ्लोर में ही है, लेकिन आज लिफ्ट खराब थी, इसलिए ह्यूक को पीछे के रास्ते से जाना पड़ता है और इस साइड पुलिस डिपार्टमेंट का सारा पुराना कबाड़ रखा हुआ था। ह्यूक को इन्हीं कबाड़ में रखे एक वॉकी टॉकी से किसी की आवाज आती है, जो कि ह्यूक का नाम लेफ्टिनेंट ह्यूक पुकार रहा था, जबकि ह्यूक तो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। इस आदमी की आवाज से हमें पता चलता है कि असल में ये तो ओयामा की आवाज है, जो कि ह्यूक से कह रहा था कि मैं तानीहीरा हॉस्पिटल में पहुंच गया हूं और मुझे हॉस्पिटल के पीछे एक बॉडी मिली है जिसकी एक उंगली कटी हुई है और शायद ये हाशिमोतो हो सकता है, जो कि अयाका का किडनैपर था। अयाका का नाम सुनते ही ह्यूक वॉकी टॉकी उठा लेता है। ओयामा कहता है कि जरूर हाशिमोतो को फंसाया गया है, इसका मतलब असली कातिल कोई और है। लेकिन ह्यूक को ओयामा की कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन है और वो उसका नाम कैसे जानता है। ओयामा ह्यूक से कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने ही तो मुझे यहाँ का एड्रेस बताया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे इधर आने से रोकना क्यों चाहती थी। तभी ओयामा के पीछे से कोई वार करता है, वहीं दूसरी तरफ वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। ह्यूक को लगता है कि शायद इस वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए ह्यूक बैटरी चेक करता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई बैटरी ही नहीं थी, जिसे देख ह्यूक बहुत हैरान हो जाता है। असल में अभी जिस ओयामा से ह्यूक ने बात की थी वो साल 2000 वाला ओयामा था, जिसके बारे में ह्यूक को अभी पता नहीं है और ये वॉकी टॉकी कुछ समय के लिए ओयामा के टाइम से कनेक्ट हो गई थी। ये वॉकी टॉकी पास्ट वाले ओयामा से क्यों कनेक्ट हुई, इसकी भी मिस्ट्री हमें आगे रिवील होगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। ह्यूक को रास्ते में याद आता है कि ओयामा किसी तानीहीरा हॉस्पिटल के बारे में कह रहा था।
इसलिए ह्यूग अब उस हॉस्पिटल में जाता है और सच में उसे हॉस्पिटल के पीछे के हिस्से में एक बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी, जबकि ओयामा के टाइम पर यह बॉडी अभी तक सड़ी भी नहीं थी। ह्यूग ये देखकर डर जाता है और पुलिस को कॉल करता है। फिर मॉर्निंग में सारी पुलिस फोर्स इधर आ जाती है। यहाँ साकुराई को हाशिमोतो का आईडी कार्ड मिलता है। साथ ही में जो बॉडी इन्हें मिली थी उसका एक अंगूठा भी कटा हुआ था। साकुराई ह्यूग से पूछती है कि तुम्हें इस बॉडी के बारे में खबर कैसे मिली और तुम इस बंद पड़े हॉस्पिटल में क्या करने आई थी, लेकिन ह्यूग कुछ नहीं बता पाता क्योंकि वो अभी तक कल क्या हुआ था और वॉकी टॉकी पर बात करने वाला इंसान कौन था, इसी बात को अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा था। इधर आप एक चीज नोटिस करें कि ओयामा को भी हाशिमोतो की बॉडी पास्ट में मिली थी, लेकिन ये बॉडी आज भी इधर ही है और किसी को पास्ट में इस बॉडी के बारे में पता नहीं चला था। इसका मतलब पास्ट में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। खैर अब सीन नाकामोतो पर आता है जो कि अब चीफ से सुपरिटेंडेंट बन चुका था। वहीं इधर इताबा भी चीफ ऑफिसर बन गया था। इताबा बताता है कि डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि तानीहीरा में मिली बॉडी हाशिमोतो की ही है और उसके अंगूठे को किसी शार्प चीज से काटा गया था जो कि हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। मुझे लगता है कि ओयामा की थ्योरी सही थी और जैसा कि हमें इस केस के समय ओयामा ने बताया था कि किलर कोई और है, अब वाकई मुझे लगता है कि असली कातिल अभी भी हमारी नजरों में नहीं आया है। साथ ही में कल ही 10 तारीख है, तो नाकामोतो कहता है कि हाशिमोतो के मर्डर को सुसाइड घोषित कर दो और लोगों को बताओ कि हाशिमोतो ने अयाका को मारने के बाद गिल्ट में आकर आत्महत्या कर ली और इस केस को रफा दफा करो। तो इतावा इधर थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन नाकामोतो कहता है क्या तुम वाकई ओयामा के अंजाम के बारे में भूल गए। ये सुन इतावा घबराकर नाकामोतो की बात मान जाता है और अब वो साकुराई के पास जाकर कहता है कि इस केस को आत्महत्या घोषित कर दो। तो साकुराई कहती है कि आज 9 तारीख है और इस केस की स्टैचू ऑफ लिमिटेशन कल यानी 10 तारीख को खत्म होगी, मतलब अभी भी हमारे पास 30 घंटे का टाइम है। तो इतावा कहता है कि ज्यादा बहस मत करो, ये एक सुसाइड है, तुम जल्दी जाकर प्रेस को बुलाओ। ये सुन साकुराई गुस्से में चली जाती है। वहीं ह्यूग भी ये सब सुन रहा था और वो साकुराई के पीछे जाता है और उसे बताता है कि जिस स्कूल में अकाया पढ़ती थी वहीं मैं भी पढ़ा करता था और अयाका के किडनैप होने के दिन मैंने उसे एक लेडी के साथ जाता हुआ देखा था। इसका मतलब हाशिमोतो को फंसाया गया था और किलर एक लेडी है। ह्यूग ये भी बताता है कि उसने पुलिस को ये सब बताने की कोशिश की थी पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। दूसरी तरफ बाहर नाकामोतो प्रेस को कहता है कि 1995 में अयाका के केस के सस्पेक्ट हाशिमोतो ने सुसाइड कर लिया है और हमें उसकी बॉडी आज सुबह ही मिली है। इधर कोयोको ये सब सुनकर रोने लगती है। नाकामोतो उसे संभालने की कोशिश करता है। वहीं अंदर साकुराई कहती है कि अब ये सब बताने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी जिस किलर को पूरी पुलिस डिपार्टमेंट आज तक नहीं ढूंढ पाई उसे हम 30 घंटे में क्या ढूंढेंगे और हाशिमोतो के सुसाइड से अयाका की भी फैमिली को राहत मिलेगी। ये सुन ह्यूग कहता है कैसी राहत, ये कैसा न्याय है, तुम भी बाकी पुलिस वालों की तरह ही हो। लेकिन तभी ह्यूग को मीडिया की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर सबको कहता है कि किलर एक लेडी है जो शायद तानीहीरा हॉस्पिटल में काम करती होगी, क्योंकि हाशिमोतो की बॉडी को ऐसी जगह पर वहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी ही छिपा सकता है और उस लेडी की हाइट लगभग 167 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि उसे मैंने बचपन में देखा था जो कि अब 40 से 50 साल की उम्र की हो गई होगी और उस लेडी ने ही हाशिमोतो को मारा है। इसका भी सबूत मेरे पास है। तभी सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और ह्यूग को अंदर लेकर चले जाती हैं। अंदर साकुराई को ह्यूग कहता है कि किलर को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 29 घंटे हैं। दूसरी तरफ नाकामोतो टीवी ये सोचकर ऑन करता है कि आज वही सारे न्यूज चैनल में छाया होगा, लेकिन न्यूज में ह्यूग को दिखाया जा रहा था। साथ ही में ये न्यूज एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब पुलिस डिपार्टमेंट में इतावा आकर ह्यूग को गुस्से में मारने लगता है। ह्यूग कहता है कि मैंने जो मीडिया को बताया था वो सब सच है और वो लेडी जरूर हाशिमोतो को अच्छे से जानती होगी और जरूर हाशिमोतो को उसके किडनैपिंग के बारे में पता चल गया होगा, जिस कारण उस लेडी ने हाशिमोतो को मार डाला और उसकी उंगली को काट कर फिरौती के पैसों में उसके फिंगरप्रिंट डाल दिए। इतावा कहता है कि चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन उस तानीहीरा में बहुत सारे लोग काम करती थी और अगर किलर कोई लेडी है तो जरूर वो नर्स होगी। हम उस किलर को कैसे ढूंढेंगे? ह्यूग कहता है कि मैंने मीडिया को झूठ बोला था कि मेरे पास किलर के खिलाफ सबूत है और जरूर इस न्यूज को किलर ने भी देखा होगा और अब वो किलर हड़बड़ी में जरूर कोई गलत फैसला उठाएगी। इसी बीच हम हुनामी नाम की एक नर्स को देख पाती हैं जो कि हॉस्पिटल से हड़बड़ी में निकल जाती है और ये चीज उसी हॉस्पिटल की एक नर्स रैन देख लेती है।
तभी डिपार्टमेंट में एक कॉल आता है और अब हम रैन को देख पाते हैं जो कि पुलिस को होनामी के लॉकर तक लेकर जाती है और बताती है कि होनामी कभी भी छुट्टी नहीं करती, लेकिन आज वो न्यूज़ देखने के बाद हड़बड़ी में यहाँ से निकल गई। साथ ही में वो तानीहीरा हॉस्पिटल में काम करती थी। इधर हम लॉकर के अंदर एक रेड सैंडल देख पाते हैं जिसे बचपन में ह्यूग ने उस किडनैपर के पैरों में दिखा था। साथ में यहाँ पर एक कैलेंडर भी था जिसमें 10 तारीख को मार्क कर रखा था। ये सब देखकर इन लोगों को यकीन हो जाता है कि होनामी ही किलर है, जिसके बाद ये लोग होनामी के घर छानबीन करते हैं और उसे एक शिप एरिया से ढूंढ निकालते हैं। और अब इन्वेस्टिगेशन रूम में होनामी से पूछताछ होने पर होनामी बताती है कि उसने कोई किडनैपिंग नहीं की और वो बस अकेले में कुछ टाइम बिताना चाहती थी, इसलिए उसने छुट्टी ली थी जिसकी लीव उसने बहुत पहले ही दे रखी थी। साथ ही में उसका फ़ोन भी गुम हो गया था, इसलिए वो कॉल भी नहीं उठा पा रही थी, लेकिन साकुराई इस पर यकीन नहीं करती। वहीं ह्यूग मॉनिटर रूम से होनामी के शूज़ को देखकर बताता है कि हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। होनामी भागने के फिराक में नहीं थी। ये सुन सारे ऑफिसर ह्यूग को देखने लगती हैं। ह्यूग इन्वेस्टिगेशन रूम में जाकर होनामी को उसके लॉकर की पिक दिखाता है और पूछता है कि ये सामान आपके पास कैसे आया। तो होनामी कहती है कि ये सामान तो छोड़ो, ये लॉकर भी मेरा नहीं है, ये लॉकर तो मिस रैन का है जो कि मेरे साथ तानीहीरा हॉस्पिटल में काम किया करती थी। इसे सुन ह्यूग समझ जाता है कि रैन ने होनामी को फंसाया है। अब इधर सारे ऑफिसर इसी सोच में पड़ जाते हैं कि वो रैन को कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो भाग गई होगी। वहीं न्यूज़ में बताया जा रहा था कि 10 तारीख खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। ह्यूग बाहर आकर देखता है कि मीडिया की पूरी भीड़ लगी हुई थी और सब होनामी का इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ ह्यूग कहता है कि किलर को ये तो पता ही होगा कि 10 तारीख के एंड होते ही हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, फिर भी उसने अपने एक कलीग को फंसाया, मतलब कि वो लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस याद दिलवाना चाहती थी और वो शायद यहीं कहीं दूर खड़ी होकर हम पर हंस रही होगी। तभी सीन बाहर की तरफ आता है और इधर वाकई रैन ये सब देख रही थी। वहीं अब ह्यूग भी रैन के रेड सैंडल को देखकर उसे पहचान जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन मीडिया उसे जाने नहीं देती और अब रैन अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। तभी साकुराई रैन के गाड़ी के सामने आ जाती है और इधर रैन पकड़ी जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन रूम में रैन अपने आप पर लगे सारे इल्ज़ाम को नकार देती है और कहती है कि वो लॉकर मेरा ही था और सामान भी मेरे ही थे, पर मैं तो बस पुलिस का टेस्ट कर रही थी और मैंने कुछ नहीं किया। साकुराई कहती है कि जिस रस्सी से हाशिमोतो को बांधा गया था उसमें हमें खून के निशान मिले हैं और डीएनए टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि असली कातिल कौन है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रैन ने ही अयाका का किडनैप किया था, वो भी फिरौती के पैसों के लिए। लेकिन जब ये बात हाशिमोतो को पता चली तो उसने रैन का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद रैन ने हाशिमोतो को हॉस्पिटल में बुलाकर धोखेबाजी से उसे मार डाला। इसी बीच छीना झपटी में रैन का ब्लड उस रस्सी में लग गया था और इसी रस्सी से रैन ने हाशिमोतो को बांधा था। असल में रैन और हाशिमोतो रिलेशनशिप में थी। प्रेजेंट में रैन ये सब सोचकर घबरा जाती है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम लोगों के पास सबूत है तो तुम्हें मेरा कन्फेशन क्यों चाहिए, जिसे सुन साकुराई शॉक हो जाती है क्योंकि रैन सही कह रही थी। असल में डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी और आज की रात खत्म होने में चंद ही लम्हे बचे थी। तभी ह्यूग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सामने पड़े एक पेपर को लेकर अंदर जाता है और बताता है कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है और वाकई उस रस्सी में रैन का डीएनए मिला है। और अब रैन, तुम हमें सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। इधर रैन को लगता है कि वो वाकई फंस गई, पर तभी वो ह्यूग को देखकर क्रीपी सी स्माइल देती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसे सुन ह्यूग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। रैन कहती है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। ऐसा कहकर रैन वहां से चली जाती है क्योंकि 12 बज चुकी थी। रैन को जाते हुए सारे पुलिस ऑफिसर्स देख रहे थे। तभी इन लोगों के पास लैब का एक ऑफिसर आता है और बताता है कि हमें क्राइम सीन पर एक पार्किंग स्लिप मिली थी। इसका मतलब 12 अप्रैल की सुबह यानी कि 1 AM तक हाशिमोतो जिंदा था। इस हिसाब से स्टैचू ऑफ लिमिटेशन की डेट 11 अप्रैल तक होनी चाहिए, ना कि 10 अप्रैल तक। ये सुन साकुराई अब रैन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि अब कुछ ही समय में डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगी और रैन भी पकड़ी जाएगी। वहीं पर कोयोको भी ये सब देखकर पूछती है कि ये स्टैचू ऑफ लिमिटेशन क्या है।
तो साकुराई बताती है कि असल में जब भी किसी इंसान की मृत्यु असर्टेनली हो जाती है और वो केस अनसॉल्व रह जाता है, तब डिपार्टमेंट वाले एक लीगल नोटिस जारी करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक डेट मेंशन होती है और उस डेट तक अगर मुजरिम पकड़ा नहीं गया तो उस केस को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद अगर कातिल खुद भी चलकर बताने आए कि उसने ही कत्ल किया है, तब भी हम उसे नहीं पकड़ सकती। और क्योंकि हमें पता नहीं था कि हाशिमोतो भी मर चुका है और उसका मर्डर 12 अप्रैल की सुबह को हुआ था, इसलिए हम बस अयाका के मर्डर यानी कि 10 अप्रैल की डेट को एक्सपायरी डेट मानकर चल रही थी। पर जब हमें हाशिमोतो की बॉडी मिली तब हमें पता चला कि हाशिमोतो 12 तारीख की सुबह यानी कि 1 AM तक जिंदा था। इसका मतलब स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्ड होने की डेट 11 अप्रैल होनी चाहिए और अब रैन को हाशिमोतो के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा है, न कि अयाका के, क्योंकि उसकी डेट ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्ड हो गई है। तो ये सुन कोयोको कहती है कि मैं रैन को नहीं छोड़ूंगी, आप इसे अयाका के मर्डर के इल्जाम में भी अरेस्ट करिए। पर अब ऐसा नहीं हो सकता था। नेक्स्ट डे ह्यूक अयाका के ग्रेव प्लेस पर जाकर फूल रख देता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद ह्यूक अपने पुराने स्कूल में भी जाता है और इधर वो ग्राउंड से एक बहुत पुराना लकड़ी का टुकड़ा उठाता है जिसमें ह्यूक के बड़े भाई कातो रियोता का नाम लिखा हुआ था और वापस से अब ह्यूक को अपने भाई के अरेस्ट होने का फ्लैशबैक आता है। अब सीन दोबारा से साकुराई पर आता है जो कि जेल में रैन को अयामा की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या कभी ये डिटेक्टिव तुम्हारे पास आया था। तो रैन कहती है कि अगर कोई डिटेक्टिव पहले मुझसे पूछताछ करने आया होता तो शायद मैं कब की पकड़ी गई होती। अब सीन सीधा 27 अप्रैल 2010 में शिफ्ट होता है। यहाँ नाकामोतो अपने ऑफिस में इतावा से कहता है कि डिपार्टमेंट के लोग कोल्ड केस टीम को बनवा रहे हैं जिसके मेंबर्स चुनने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ और ये टीम पुराने पड़े अनसॉल्व केस को सॉल्व करेगी क्योंकि हाशिमोतो का भी केस एक अनसॉल्व केस था। इसके बाद नाकामोतो पूछता है कि साकुराई क्या अभी भी ओयामा को ढूंढ रही है। तो इतावा कहता है कि ओयामा वाले हादसे को हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता कि साकुराई क्या कर रही है। तो नाकामोतो कहता है कि किसी को भी ओयामा के बारे में याद आने मत देना और अपनी टीम पर थोड़ा ध्यान रखना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम साकुराई को देख पाते हैं। इधर साकुराई को पता चलता है कि उसे यामाडा और लैब डिपार्टमेंट के एक मेंबर कोजिमा को कोल्ड केस टीम में डाला गया है। इसके बाद साकुराई अपने टेबल पर पड़े एक फोटो फ्रेम को देखती है और उसके अंदर से एक फोटो निकालती है। इस पिक में हम साकुराई के साथ ओयामा को देख पाते हैं। ये फोटो तब की थी जब सारे पुलिस ऑफिसर लेडी पुलिस ऑफिसर के एडवर्टाइजमेंट के लिए साकुराई की पिक क्लिक कर रही थी, लेकिन साकुराई थोड़ी नर्वस थी, इसलिए ओयामा साकुराई की नर्वसनेस दूर करने के लिए उसके साथ फोटो क्लिक करवाता है और ये फ्लैशबैक इधर ही खत्म हो जाता है। फिर रात में ह्यूक अपने छत में उस कबाड़ से मिले वॉकी टॉकी को देख रहा होता है। तभी वापस से वो वॉकी टॉकी ऑन हो जाता है। हम ओयामा को देख पाते हैं जो कि पास्ट में ही था और उसे चोट लगी हुई थी। इधर ओयामा कहता है कि शायद आज के बाद मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ, लेकिन 3 साल पुराना वाला ओयामा यानी कि 1997 वाला ओयामा तुमसे जरूर इस वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करेगा और फिर ये सब दोबारा से स्टार्ट होगा। हम दोनों मिलकर पास्ट को बदल सकती हैं। तभी ओयामा के ऐसा कहते ही ह्यूक को गन की आवाज आती है और वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। ह्यूक को कुछ समझ नहीं आता कि ओयामा उससे क्या कह रहा था और वो बस उस वॉकी टॉकी को देखने लग जाता है। अब मूवी 8 साल आगे बढ़ती है यानी कि 2008 में। इधर हम साकुराई, यामाडा और कोजिमा को डिपार्टमेंट में 1997 के एक पुराने सीरियल किलर के केस के बारे में बात करता हुआ सुन पाती हैं। तभी इतावा ह्यूक के साथ ऑफिस में आकर इन्हें बताता है कि ह्यूक यूएसए से एडवांस स्टडी करके आया है और अब ह्यूक एक लेफ्टिनेंट बन चुका है। साथ ही में अब तुम लोग ह्यूक के साथ काम करोगे और अब तुम लोग 3 की नहीं बल्कि 4 लोगों की टीम बन चुके हो जो कि कोल्ड केस पर काम करेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब ह्यूक 1997 की केस की फाइल पढ़ता है तो बताता है कि इस केस को बहुत ही हल्के में लेकर सॉल्व करने की कोशिश की गई थी और इसलिए ये केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो यामाडा कहता है क्या तुम हमारे पुराने डिटेक्टिव्स पर शक कर रही हो, लेकिन साकुराई यामाडा की बात काटते हुए उसे पुराने डिटेक्टिव से इस केस के बारे में पूछताछ करने के लिए भेज देती है और कोजिमा को इनकम्प्लीट पड़े फोरेंसिक रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए कहती है। साथ ही में वो ह्यूक को विक्टिम के रिश्तेदारों से पूछताछ करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद साकुराई एंजल रिका के लैब में जाकर पूछती है कि क्या ओयामा की बॉडी मिली।
तो रिका कहती है कि अभी तक मुझे ऐसी किसी बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चला, क्या पता ओयामा अभी भी जिंदा हो। तो इससे हमें पता चलता है कि पहले जब साकुराई जिस 176 सेंटीमीटर वाली बॉडी को ढूंढ रही थी, असल में वो ओयामा की ही थी। फिर सीन वापस से युग पर आता है, जो कि रात को 1997 में हुए केस पर काम कर रहा था। तभी उसे वॉकी टॉकी से आवाज आने लगती है और अब हम ओयामा को देख पाती हैं। ओयामा के बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो युग से पहली बार बात कर रहा हो। ओयामा सोचता है कि वॉकी टॉकी में उसका कोई ऑफिसर है, इसलिए वो युग को बताता है कि अभी वो ओकामासाई में एक गुमशुदा लेडी को ढूंढ रहा है। तो ओकामासाई का नाम सुनते ही युग कहता है, क्या तुम चौथे विक्टिम मिका नाम की लेडी को ढूंढ रहे हो? तो ओयामा कहता है हाँ। युग बताता है कि उसकी बॉडी सोमचाई ब्रिज के नीचे मिलेगी और 5वें विक्टिम की लाश तुम्हें आयोई ब्रिज पर मिलेगी। लेकिन तभी वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। वहीं पास्ट में ओयामा को एक ऑफिसर बताता है कि उन्हें मिका की बॉडी सोमचाई ब्रिज में मिल गई है। ये सुन ओयामा थोड़ा शॉक रह जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में युग को देख पाते हैं, जो कि ओयामा नाम के जितने भी लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और डिटेक्टिव रह चुके हैं उनकी डिटेल्स निकालता है। युग को पता चलता है कि करंटली ऐसा कोई भी इंसान इनके डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन बहुत पहले ओयामा नाम का एक डिटेक्टिव इधर काम किया करता था। तभी वहाँ साकुराई आती है। इधर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जिस सीरियल किलर ने मर्डर किया था वो कभी भी किसी लेडी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया होगा और उसकी एज 1997 में तकरीबन 20 से 25 के बीच की होगी। विक्टिम की बॉडी को देखने से पता चलता है कि उसे औरतें पसंद नहीं थी, क्योंकि उसने सारे विक्टिम्स को बहुत ही बुरी तरह से रस्सी से बांधने के बाद मारा था। साथ ही में उसने किसी भी विक्टिम का रेप भी नहीं किया था। अब ये सीन इधर ही कट हो जाता है, जिसके बाद हम वापस से 1997 वाले ओयामा को देख पाती हैं, जो कि रैमन शॉप में बैठा हुआ था। तभी वहाँ की वेट्रेस मिदोरी ओयामा के लिए उसका रैमन लाती है। मिदोरी की बातों से हमें पता चलता है कि मिदोरी पहले एक ड्रग एडिक्ट हुआ करती थी, लेकिन ओयामा की मदद से आज वो ड्रग के चुंगल से बाहर आ गई है। साथ ही में वो ओयामा को बहुत पसंद करती है, लेकिन ओयामा मिदोरी को अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। नेक्स्ट सीन में ओयामा जब आयोई ब्रिज से गुजर रहा होता है, तभी उसे युग की बात याद आती है कि 5th विक्टिम उन्हें इसी ब्रिज के नीचे मिलेगी। तो अब ओयामा उस ब्रिज के आसपास चेक करता है और सच में उसे एक लेडी बंधी हुई दिखती है। ओयामा जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है। वहीं प्रेजेंट यानी कि 2018 में ह्यूग नोटिस करता है कि 5th विक्टिम जिंदा बच गई थी। साथ ही में 5th विक्टिम की मौत की सारी फोटोज भी गायब हो जाती हैं। ये चीज ह्यूग सबको बताता है, पर सारे मेंबर्स ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि उन्हें पहले से ही ये सब पता था कि 5th विक्टिम को बचा लिया गया था। इसका मतलब पास्ट चेंज हुआ है। इस बारे में बस ह्यूग को ही याद है और बाकी लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं 1997 के ओयामा पर सीन आता है, जो कि पुलिस को कॉल करके नीचे उस लेडी को बचाने जाता है। तभी ओयामा के पीछे से कोई वार करके भागने लगता है और ये वही सीरियल किलर था। वो सीरियल किलर ओयामा को चकमा देकर बस में चढ़ जाता है और इधर ओयामा एक गलत इंसान को सीरियल किलर समझकर पकड़ लेता है। इस आदमी का नाम जांग होता है, जो कि बार बार बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, बट ओयामा जांग को पुलिस स्टेशन ले जाकर अरेस्ट करवा देता है। दूसरी तरफ 2018 में ह्यूग अभी भी ओयामा के बारे में ही सोच रहा था और उसे समझ आ जाता है कि वॉकी टॉकी के कारण वो किसी पास्ट के ऑफिसर से बात कर पा रहा है। तभी वापस से ह्यूग को वॉकी टॉकी में से ओयामा की आवाज आती है। ओयामा बताता है कि मैंने 5th विक्टिम को बचा लिया है, लेकिन 5th विक्टिम की मौत के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? खैर ये छोड़ो, आज मैंने तुम्हारी बदौलत किलर को भी पकड़ लिया है। तो ह्यूग कहता है, क्या तुमने जांग नाम के आदमी को पकड़ा है? ओयामा कहता है, हाँ मैंने उसे ही पकड़ा है। ह्यूग बताता है कि वो आदमी निर्दोष है और वो इन्वेस्टिगेशन के बीच ही मारा जाएगा और ठीक उसी टाइम पर ओसावा डिस्ट्रिक्ट में एक लेडी को भी वो सीरियल किलर मार डालेगा। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है उसे बचाने के लिए। ह्यूग के इतना कहती ही वॉकी टॉकी बंद हो जाता है और अब हम जांग को देख पाते हैं, जो कि जमीन पर गिर जाता है और उसकी इधर ही मौत हो जाती है। सेम इसी टाइम पर सीरियल किलर एक लेडी को ओसावा डिस्ट्रिक्ट में मार डालता है और पुलिस वालों को भी इसकी खबर लग जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम प्रेजेंट के ह्यूग को देख पाते हैं, जो कि इन सीरियल किलर के केस के आर्टिकल को ही पढ़ रहा था।
इन आर्टिकल से ह्यूग को पता चलता है कि जिस लेडी को उस रात बचा लिया गया था, यानी कि 5th विक्टिम, वो लेडी असल में प्रेग्नेंट थी और उसका नाम लिली था। लिली को ओयामा नाम के एक ऑफिसर ने बचाया था। इस आर्टिकल में ओयामा की फोटो भी छपी हुई थी। तभी ह्यूग पुराने ऑफिसर की फाइल निकालता है और आर्टिकल में जिस ओयामा की पिक छपी हुई थी वो एक पुराने ऑफिसर ओयामा की पिक से मैच हो जाती है। जिसके बाद ह्यूग लिली के घर जाता है, पर वो बाहर से देखता है कि साकुराई पहले से ही इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच चुकी थी और वो लिली के हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे लिली से मिलने दे। लेकिन लिली का हस्बैंड साकुराई पर पानी फेंक कर कहता है कि काश उस टाइम वो किलर ही उसे मार डालता, क्योंकि उस सीरियल किलर के चुंगल से बचने के बाद तुम लोग बार बार इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए आने लगी, जिस कारण लिली उस हादसे को भूल नहीं पाई और कुछ सालों बाद ट्रॉमा के कारण उसकी मौत हो गई। ये सुन साकुराई वहाँ से चली जाती है। तभी उसे ह्यूग दिखता है। वहीं पीछे से लिली की बेटी रोज इन दोनों को आवाज लगाती है। अब नेक्स्ट सीन में रोज इन्हें बताती है कि उसके फादर उसकी मॉम की मौत को लेकर बहुत दुखी हैं, इसलिए वो गुस्से में रहती हैं। रोज आगे बताती है कि जो मैं बात आपसे कहने वाली हूँ वो केस से तो जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ओयामा नाम के एक ऑफिसर ने उन्हें बचाया था और अगर वो ऑफिसर थोड़ी देर बाद आती तो आज मैं जिंदा नहीं होती, क्योंकि मैं उस समय अपनी माँ की पेट में थी। ऐसा कहकर रोज चली जाती है। जिसके बाद ह्यूग साकुराई से पूछता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी पास्ट के इंसान से बात करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी। साकुराई कहती है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं एक इंसान जिसको मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी उसे बचाना चाहूंगी। इधर साकुराई ओयामा के बारे में बात कर रही थी, लेकिन ह्यूग को इस बारे में पता नहीं चलता। फिर नेक्स्ट सीन में साकुराई एक पुराना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जिसमें ओयामा की पिक छपी हुई थी और इधर साकुराई को वो पल याद आता है जब 14 अप्रैल साल 2000 में ओयामा ने कहा था कि वो इस बारे में आकर बात करेगा, लेकिन ओयामा कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। अब हम रात को ह्यूग को देख पाते हैं जिसके दिमाग में भी ओयामा की ही बात चल रही थी। इधर ह्यूग ये प्लान बनाता है कि अगर वो वॉकी टॉकी से पास्ट के ओयामा से बात कर रहा है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल वो लोगों को बचाने के लिए करे। ऐसा कहकर ह्यूग उस सीरियल किलर के सारे विक्टिम की लिस्ट बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सीरियल किलर ने 6ठे और 7वें विक्टिम को पास्ट में कुछ महीनों बाद मारा था, लेकिन जैसे ही पास्ट चेंज हुआ और 5वीं विक्टिम को बचा लिया गया, वैसे ही किलर ने 6ठा और 7वां मर्डर जल्दबाजी में किया, जिसके बाद वो गायब हो गया। अब से 1997 यानी कि पास्ट में ओयामा पर आता है। ओयामा के हेड उसे डांट रही थी क्योंकि 6th विक्टिम और एक इनोसेंट आदमी उसी के कारण मारे गए थे। इसी कारण से ओयामा को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद ओयामा मिदोरी से जाकर मिलता है। मिदोरी ओयामा से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो इसलिए तुम मुझे गिफ्ट खरीदने के लिए लेकर चलो। ओयामा मिदोरी के ज्यादा इंसिस्ट करने से मान जाता है। जिसके बाद वो मिदोरी के लिए एक हेयर क्लिप सेलेक्ट करता है। इससे मिदोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट के ह्यूग और उसकी टीम को देख पाते हैं जो कि 7वें विक्टिम के बारे में ही सोच रहे थे। यमाडा बताता है कि सभी विक्टिम को रास्ते में ही मारा गया था, तो साकुराई सभी विक्टिम के क्राइम सीन के एरिया का नाम देखती है और बताती है कि इन सारे एरिया में सिर्फ एक ही 98 रूट की बस गुजरा करती थी। तो अब ये लोग उस बस ड्राइवर से पूछताछ करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ ओयामा पास्ट में सस्पेंड होने के बावजूद भी 5वें विक्टिम के क्राइम सीन पर वापस जाकर सर्च कर रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां से गुजरने वाले एक बस पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि जरूर किलर उस बस से भाग गया होगा। प्रेजेंट में ह्यूग की टीम भी ये समझ जाती है कि किलर उन्हीं को अपना विक्टिम बना रहा था जो कि 98 रूट वाली बस से नीचे उतरती थी, क्योंकि 98 रूट वाली ही बस के आसपास सारे क्राइम्स हुए हैं और क्योंकि 5th विक्टिम बच गई थी इसलिए किलर को गुस्सा आ गया होगा और उसने 6th विक्टिम को उसी समय तुरंत अपना शिकार बना लिया होगा और ये वही समय था जब ओयामा ने जांग को पकड़ा था। अब सीन वापस से 19 अप्रैल 1997 में आता है। इधर ओयामा बस सर्विस कंपनी में जाकर 98 रूट वाले बस ड्राइवर से पूछता है कि 2 दिन पहले क्या आपने रात को किसी अनजान आदमी को बस में चढ़ता हुआ देखा था, तो वो ड्राइवर साफ साफ इनकार कर देता है। वहीं एक कंडक्टर लेडी इन दोनों की बात को गौर से सुन रही थी। प्रेजेंट में ह्यूग और साकुराई भी बस सर्विस डिपार्टमेंट के पास जाकर ये पूछते हैं कि 1997 में 98 रूट की बस का ड्राइवर कौन था। तो इधर उसी डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक आदमी इन्हें बताता है कि उस बस के
के ड्राइवर का नाम तनाका है। तनाका ने बहुत टाइम पहले ही रिजाइन कर दिया था और मैं उसके टच में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक लेडी कंडक्टर है जिसका नाम याशीहीरो है, जो जानती होगी कि तनाका कहाँ है, क्योंकि वो तनाका के साथ काम करती थी। तो इसके बाद ये दोनों याशीहीरो का एड्रेस लेकर उसके घर जाती हैं, लेकिन इन्हें घर के अंदर याशीहीरो की लाश मिलती है, जिसे सेम 1997 के किलर के पैटर्न से ही मारा गया था। नाकामोतो को जब ये बात पता चलती है कि 1997 का किलर वापस आ गया है, तब वो बहुत गुस्सा होता है और इतावा से कहता है कि जल्दी से इस किलर को पकड़ो, लेकिन अब ये केस कोल्ड केस टीम नहीं संभालेगी, क्योंकि ये मर्डर अभी अभी हुआ है। क्राइम सीन पर एक नई टीम को भेजो। वहीं याशीहीरो के घर दूसरी टीम को भेजा जाता है, जिस कारण ह्यूग की उस टीम के लीडर बेलमे से लड़ाई हो जाती है, पर साकुराई उसे रोक लेती है, जिसके बाद ह्यूग गाड़ी में बैठकर अपनी घड़ी का टाइम देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वॉकी टॉकी हमेशा 11:33 पर ही कनेक्ट होती है, इसलिए अब ह्यूग 11:23 होने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ पास्ट यानी 1997 में ओयामा के डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि ओयामा सस्पेंड होने के बावजूद भी बस सर्विस डिपार्टमेंट में गया था और इस केस के बारे में छानबीन कर रहा है, इसलिए अब सारे लोग ओयामा को मिलकर हथकड़ी से बांध देती हैं और मीटिंग के लिए चले जाती हैं। सारे ऑफिसर्स के जाते ही वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है और ह्यूग ओयामा को बताता है कि 19 अप्रैल 1997 में मिदोरी नाम की एक लेडी का मर्डर होने वाला है। मिदोरी का नाम सुनते ही ओयामा बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिदोरी का रास्ते में कोई पीछा कर रहा था और मिदोरी को भी इस बात का पता चल गया था। डिपार्टमेंट के अंदर ओयामा जैसे तैसे करके हथकड़ी तोड़कर मिदोरी के रामेन शॉप में जाता है, पर इधर मिदोरी नहीं थी। सेम टाइम पर वो सीरियल किलर मिदोरी को पीछे से आकर पकड़ लेता है। वहीं 2008 में ह्यूग देखता है कि कुछ भी नहीं बदला है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम साकुराई को देख पाते हैं, जो कि ह्यूग को उठाती है। असल में ह्यूग रात को डिपार्टमेंट में ही सो गया था। ह्यूग उठते ही बोर्ड देखता है, लेकिन अभी भी पास चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पर साकुराई अपनी टीम को बताती है कि उसे रिका ने बहुत अजीब सी बात बताई। असल में 1997 में जितने भी विक्टिम्स थे, उन सभी को मारने से पहले उनके हाथ बांधे गए थे, लेकिन याशीहीरो की बॉडी को पहले बांधा गया था, फिर उसे मारा गया था। मतलब कि किलर कोई और है और वो बस 1997 वाले किलर का पैटर्न यूज कर रहा है। तभी ह्यूग कहता है कि न्यूज में कभी भी ये रिवील नहीं हुआ था कि विक्टिम को कैसे बांधा गया था। इसका मतलब अगर नया सीरियल किलर कोई दूसरा है तो उसका कनेक्शन पुराने वाले सीरियल किलर से जरूर होगा। लेकिन तभी यमाडा कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना ही अभी ये केस हमारा है और ना ही हमारे पास कोई सबूत है। सारे सबूतों को दूसरी टीम को हैंडल कर दिया गया है। कोजिमा कहता है कि अभी भी हमारे पास एक सबूत है। ऐसा कहकर कोजिमा फिंगरप्रिंट का सैंपल दिखाता है, जो कि उसने तब लिया था जब ह्यूग बेलमे से लड़ रहा था। इसी कारण से सारे लोगों का ध्यान ह्यूग पर ही था। उसी समय चालाकी से कोजिमा ने फिंगरप्रिंट ले लिया था। तो अब साकुराई इस फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कोजिमा को कहती है और यमाडा से पूछती है क्या किसी आए विक्टिम का पता चला। तो यमाडा कहता है कि सारे सीसीटीवी फुटेज दूसरी टीम के पास हैं। तभी उसे याद आता है कि याशीहीरो के घर के पास उसने एक गाड़ी देखी थी जिसमें कैमरा लगा हुआ था। यमाडा ये बात सबको बताता है और फुटेज लेने निकल जाता है। इसके बाद ह्यूग बताता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही याशीहीरो को मार दिया गया था और अंदर जबरदस्ती घुसने के भी निशान नहीं मिले। इसका मतलब याशीहीरो किलर को जरूर जानती होगी। तो साकुराई कहती है कहीं वो बस ड्राइवर तनाका तो नहीं। लेकिन ह्यूग कहता है कि जब मैंने तनाका का प्रोफाइल देखा था तो मुझे पता चला कि तनाका 1997 में 30 से भी ऊपर की एज का था, लेकिन 1997 वाला किलर तो तब 20 से 25 साल का था और उसका औरतों के साथ रिलेशनशिप भी खराब था। तो इसका मतलब तनाका किलर नहीं हो सकता, लेकिन जरूर ये हो सकता है कि तनाका शायद किलर से कभी मिला हो। तो अब साकुराई तनाका के घर का पता लगाने निकल जाती है। इसके बाद ह्यूग बस सर्विस डिपार्टमेंट में जाकर तनाका के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोचता है और डिपार्टमेंट से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यामाडा को देख पाते हैं, जिसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। वहीं कोजिमा में फिंगरप्रिंट मैच करवा रहा होता है, जिसके बाद सीन ह्यूग पर आता है। इधर बस सर्विस डिपार्टमेंट की एक लेडी कंडक्टर बताती है कि तनाका के बेटे के साथ जब एक्सीडेंट हुआ था तभी तनाका ने काम से रिजाइन कर दिया था। तो ह्यूग पूछता है कि तनाका के बेटे की एज कितनी होगी। वो लेडी बताती है कि इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन तनाका का बेटा तब हाई स्कूल में था। अब सीन दोबारा से डिपार्टमेंट की तरफ आता है और इधर सीसीटीवी फुटेज को यामाडा देख रहा होता है।
तभी साकुराई इधर आकर बताती है कि उसे तनाका का एड्रेस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से मिल गया है और अब वो उसके घर जा रही है। ऐसा कहकर साकुराई निकल जाती है। साकुराई के जाने के तुरंत बाद यामाडा सीसीटीवी फुटेज में तनाका को देखता है और तभी कोजिमा आकर बताता है कि जो फिंगरप्रिंट हमें अभी वाले विक्टिम में मिले थे वो फिंगरप्रिंट पुराने किलर से मेल नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब कोजिमा सीसीटीवी फुटेज देखता है तो अब वो याशीहिरो के क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स को तनाका के फिंगरप्रिंट्स से मैच करवाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ साकुराई तनाका के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां तनाका नहीं था। इधर एक लेडी बताती है कि तनाका अभी हॉस्पिटल में होगा क्योंकि उसका बेटा वहीं है। इस बात को साकुराई रास्ते में यामाडा को इन्फॉर्म करती है। यामाडा साकुराई को बताता है कि फिंगरप्रिंट रिमैच करने से पता चला है कि किलर तनाका है और सीसीटीवी फुटेज में भी तनाका ही कैप्चर हुआ है। इसका मतलब तनाका ही याशीहिरो का किलर है और 1997 वाला किलर कोई और है। और ये बात यामाडा ह्यूग को भी बता देता है, जिसके बाद हम साकुराई को हॉस्पिटल के बाहर देख पाते हैं जो कि सावधानी से अंदर बढ़ रही थी। हम यूक को भी हॉस्पिटल की तरफ आता हुआ देख पाते हैं। इधर यूक को समझ आ जाता है कि 1997 वाला किलर तनाका का बेटा ही था, क्योंकि तनाका तो बस ड्राइवर था, इसलिए वो उस टाइम किसी को नहीं मार सकता था, लेकिन उसके बेटे ने ही ये सब किया है और जरूर ये बात कंडक्टर याशीहिरो भी जानती होगी। अब ये बात यूक साकुराई को भी बताता है और जैसे ही साकुराई पीछे मुड़ती है वैसे ही उस पर हितोशी यानी तनाका का बेटा हमला कर देता है और तभी वहां पर ह्यूग और यामाडा भी पहुंच जाती हैं। ये लोग देखते हैं कि साकुराई ने हितोशी के सर पर एक वास मार दिया था, जिस कारण उसके सर से खून बह रहा था। साकुराई कहती है कि हितोशी मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हितोशी कहता है कि मैं बस तुम्हारी गन को देखकर डर गया था। तभी कोजिमा ह्यूग को कॉल करके बताता है कि तनाका ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और उसने ये भी कन्फेस किया है कि 1997 में हुए सारे मर्डर्स और याशीहिरो का भी मर्डर उसी ने किया है। जिसके बाद हम साकुराई को इतावा से बात करता हुआ देख पाती हैं, जो कि इतावा को बता रही थी कि तनाका के बेटे ने मर्डर किया है, ना कि तनाका ने। तो इतावा पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि याशीहिरो को छोड़कर सारे मर्डर हितोशी ने ही किए हैं? तो साकुराई कहती है कि नहीं। इसे सुन इतावा कहता है तो अब बस बहुत हुआ, प्रेस को बुलाओ। वहीं रात के 11:33 पर ह्यूग ओयामा से कनेक्ट होकर पूछता है क्या तुमने मिदोरी को बचा लिया था? तो ओयामा रोते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं बचा पाया। ओयामा कहता है कि ये केस तुम्हारे लिए एक केस होगा, लेकिन मेरे लिए ये उससे बढ़कर था। मैंने मिदोरी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। क्या कातिल वो बस ड्राइवर तनाका है? तो ह्यूग इस पर कुछ नहीं कहता। ओयामा कहता है कि मिदोरी ने अभी अभी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना स्टार्ट किया था, वो बहुत खुश थी, लेकिन उस किलर ने उसकी जिंदगी उससे छीन ली। मैं उस किलर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर ओयामा तनाका के घर की तरफ निकल जाता है और इधर ये वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तनाका का नाम सुनते ही ह्यूग के दिमाग में याशीहिरो का नाम याद आता है और वो समझ जाता है कि जरूर याशीहिरो कुछ तो जानती थी और उसके पास शायद हितोशी के खिलाफ सबूत भी होंगे, तभी तो तनाका ने उसे मारा था। ह्यूग को याद आता है कि उसने याशीहिरो के घर में एक तोशिहा बैंक का कैलेंडर देखा था और वहां पर इसी बैंक के बहुत सारे टिश्यूज भी रखे हुए थे। ऐसा कहकर ह्यूग अपने डिपार्टमेंट से निकल जाता है। वहीं कॉन्फ्रेंस में नाकामोतो सबको केस की इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। तभी इतावा आकर नाकामोतो से कहता है कि कोल्ड केस टीम को इस बारे में कुछ पता चला है, जिसके बाद अब साकुराई सबको बताती है कि याशीहिरो का कातिल और 1997 में हुए मर्डर्स का कातिल दोनों अलग अलग हैं। सेम टाइम पर ह्यूग जेल में जाकर तनाका से मिलता है और कहता है कि आपको पता था कि आपका बेटा किलर है, फिर भी उसको बचाने के लिए आपने उसके ऊपर के सारे इल्जाम खुद पर ले लिए। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि उस रात जब हितोशी मिदोरी को मार रहा था, तब चुपके से तनाका और याशीहिरो ने हितोशी को देख लिया था। अब सीन वापस से साकुराई पर आता है, जो कि बताती है कि हमें मिदोरी के हेयर क्लिप में हितोशी का डीएनए मिला था, जिससे कंफर्म हुआ है कि हितोशी ही 1997 का किलर है। और रही बात याशीहिरो की, तो उसे तनाका ने मारा था, क्योंकि याशीहिरो तनाका को ब्लैकमेल कर रही थी और तनाका उसके बैंक में पैसे डाल रहा था। इसी कारण से तनाका को गुस्सा आ गया था और इसलिए उसने सारे सबूतों को मिटाने के लिए याशीहिरो को मार डाला और अपने फिंगरप्रिंट याशीहिरो की बॉडी में छोड़ दिए, जिसके बाद उसने खुद ही पुलिस के पास आकर खुद को सरेंडर कर दिया। और क्योंकि सारे सबूत तनाका के खिलाफ थे, साथ ही ने उसने मर्डर का पैटर्न भी हितोशी की तरह रखा था, इसलिए सबको लगा कि तनाका ही 1997 वाला सीरियल किलर है और तनाका ने ये सब बस अपने बेटे को बचाने के लिए किया।
वहीं जेल के अंदर तनाका ह्यूक को बताता है कि तुम लोगों ने पहले ही हितोशी को बहुत पनिश कर दिया है, उसकी हालत तुम्हारे कारण ही ऐसी है। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि ओयामा तनाका के घर पर उसे किलर समझकर मारने गया था, लेकिन तभी ओयामा को हितोशी दिख गया जिसने वही कपड़े पहने थे जो कि उस रात उस सीरियल किलर ने पहनी हुई थी, जिससे ओयामा को समझ आ जाता है कि यही किलर है। इसलिए अब ओयामा हितोशी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन तभी तनाका ओयामा के पीछे से वार करता है। पर ओयामा कहता है कि अगर तुम सच बोल देते तो मिदोरी आज जिंदा होती। तनाका कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं कि हितोशी ने ही सारे मर्डर्स किए हैं। इसे सुन ओयामा रोने लगता है और अपनी गन निकालकर कहता है कि अगर कोई एविडेंस ही नहीं है तो मैं आज किलर को भी खत्म कर दूंगा। वहीं गन देखकर हितोशी भागने के चक्कर में छत से गिर जाता है, पर ओयामा हितोशी को पकड़ लेता है, लेकिन हितोशी जानबूझकर ओयामा का हाथ छोड़ देता है और इस एक्सीडेंट के कारण हितोशी के दोनों पैर चले जाती हैं और यही रीजन था कि मिदोरी के बाद किसी का भी मर्डर नहीं हुआ था। और जब साकुराई हितोशी को हॉस्पिटल में देखने आई थी तब भी हितोशी खड़े होकर नहीं लड़ पा रहा था। पास्ट में तनाका ओयामा के पास जाकर कहता है कि देखो तुमने मेरे मासूम बच्चे के साथ क्या किया। ओयामा कहता है कि हितोशी ने ये सब अपने साथ खुद किया है, ये सब उसी के कर्मों का फल है और वो कोई मासूम इंसान नहीं है, उसने बहुत लोगों की जान ली है। अगर मेरे पास सबूत होते तो आज हितोशी जेल में होता। तो तनाका हंसते हुए कहता है सही कहा, हितोशी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर तनाका ओयामा से रोते हुए कहने लगता है कि मेरे बेटे ने पहले ही बहुत सजा काट ली है और अब तुम हमें अकेला छोड़ दो। तो अब ओयामा वहां से चला जाता है। प्रेजेंट में तनाका बताता है कि मेरा बेटा आज ओयामा के कारण ही ऐसी हालत में है और तुम लोग उसे मुजरिम करार करके और भी ज्यादा सजा दिलवाना चाहती हो। सारे लोग इस केस को भूल चुके थे, लेकिन तुम लोगों ने ये केस रीओपन कर दिया। तो अब ह्यूक सारे विक्टिम्स की फोटो तनाका को दिखाता है और उसे बताता है कि हितोशी ने कितने ही मासूम लोगों और उनकी फैमिली की लाइफ बर्बाद की थी। इन सब की फोटो देख तनाका गिड़गिड़ाकर रोने लगता है। इसका मतलब अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वहीं अब हितोशी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद ह्यूक मिदोरी जहां काम करती थी वहां जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक को बताता है कि मिदोरी का किलर पकड़ा गया। पास्ट में हम देख पाते हैं कि ओयामा भी रेस्टोरेंट के मालिक के पास आया था और इधर रेस्टोरेंट के मालिक ने ओयामा को 2 फिल्म की टिकट देकर बताया कि मिदोरी तुम्हारे साथ एक कॉमेडी मूवी देखना चाहती थी ताकि तुम रिलैक्स फील करो, लेकिन उसको क्या पता था कि वो ये मूवी तुम्हारे साथ कभी नहीं देख पाएगी। इस मूवी टिकट को देखकर ओयामा रोने लगता है। तभी अब दोबारा से ओयामा को ह्यूक वॉकी टॉकी से बताता है कि हमने किलर को पकड़ लिया है, वो भी तुम्हारे कारण, क्योंकि जो हेयर क्लिप तुमने मिदोरी को दी थी उसमें हमें हितोशी का डीएनए मिला जिससे वो पकड़ा गया। तो ओयामा कहता है फिर मैं पास्ट में उस हेयर क्लिप के जरिए हितोशी को पकड़ सकता हूँ, लेकिन ह्यूक कहता है कि 1997 में ये चीज़ नामुमकिन है क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। और हमने याशीहिरो के बैंक डिटेल्स से भी एविडेंस जमा किए थे जो कि 1997 में नहीं होंगे, तो 1997 में उस किलर को पकड़ना नामुमकिन है, बट हमने प्रेजेंट में उस किलर को पकड़ लिया है। ये सुन ओयामा ह्यूक का शुक्रिया अदा करता है और फिर ओयामा मिदोरी जिस कॉमेडी फिल्म को देखना चाहती थी उस फिल्म को देखने जाता है और उसकी यादों को याद करके बहुत रोता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम ह्यूक को साकुराई के साथ देख पाते हैं जो कि कहता है कि एक लेडी को ऐसे अकेले सीरियल किलर को पकड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें उस हॉस्पिटल में कुछ भी हो सकता था। तो साकुराई कहती है कि पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी मर्द और औरत में फर्क नहीं करती, उनके लिए हम सब एक ही समान हैं। जिसके बाद वो कहती है कि तुमने पहली बार किसी क्राइम सीन को देखा होगा। तो ह्यूक कहता है कि उसने पहले भी क्राइम सीन देखे हैं। तभी हम ह्यूक के बचपन का फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसमें वो अपने बड़े भाई की डेड बॉडी देखकर बहुत रो रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में ह्यूक को इतावा के पास देख पाते हैं। ह्यूक इतावा से ओयामा के बारे में पूछता है तो इतावा कहता है कि ओयामा साल 2000 में गायब हो गया था क्योंकि उसने कुछ गैर कानूनी काम किए थे जिस कारण पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जब ये बात ओयामा को पता चली तो वो अचानक से गायब हो गया। जिसके बाद सीन साकुराई पर आता है जो कि एक वॉच शॉप में थी और इधर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। ये फ्लैशबैक 1998 का था जब साकुराई पहली बार पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुई थी और साकुराई जोसाई प्रेजेंट की पहली फीमेल लेडी थी। यहाँ पर इतावा ओयामा को साकुराई को ट्रेन करने के लिए कहता है क्योंकि साकुराई एक न्यू मेंबर थी। नेक्स्ट सीन में ओयामा को हम साकुराई को पुलिस कार चलाना सिखाते हुए देख पाते हैं।
इधर साकुराई बार बार गलती कर रही थी। फिर एक दिन जब साकुराई बहुत रो रही थी तब ओयामा साकुराई के पास आकर कहता है कि तुमने पहली बार किसी लाश को देखा होगा, आगे तुम्हें और भी लाशों को देखना पड़ेगा, इसलिए इतना मत रो। हम लोगों को रोना नहीं बल्कि क्रिमिनल को पकड़ना सिखाया जाता है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट डे साकुराई ओयामा को थैंक्स कहने के लिए उसके टेबल पर एक थैंक यू स्टिकर रखने जाती है। तभी वो एक वॉकी टॉकी नोटिस करती है। वहीं एक ऑफिसर बताता है कि ये वॉकी टॉकी ओयामा का लकी चार्म है। तो इसे सुन साकुराई उस वॉकी टॉकी के नीचे एक स्टिकर चिपकाकर स्माइल बना देती है। जिसके बाद हम साल 2000 का सीन देख पाते हैं। ये तब का समय था जब ओयामा गायब हो चुका था। इधर ओयामा के फादर साकुराई को ओयामा की वॉच देती हैं। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट यानी 2018 में आता है और इधर साकुराई जिस वॉच शॉप में आई थी असल में वो ओयामा के फादर की ही शॉप थी। हमें पता चलता है कि साकुराई ओयामा के वॉच को 18 साल से पहन रही है। नेक्स्ट सीन में हम युग को देख पाते हैं जो कि एक बार में जाकर ओकोमोतो से मिलता है। ओकोमोतो इस बार का मालिक है। ओकोमोतो युग को बताता है कि ओयामा ने बार के गैर कानूनी धंधों को छिपाने के लिए मुझसे करीबन $3 मिलियन लिए थे। वो आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। असल में ओयामा के करप्शन फाइल में ओकोमोतो का भी नाम था, इसलिए युग उससे पूछताछ करने आया था। युग के जाने के बाद ओकोमोतो युग इधर आया था इस बारे में नाकामोतो और इताबा को इन्फॉर्म कर देता है। नाकामोतो को ये समझ नहीं आता कि आखिर युग ओयामा को क्यों ढूंढ रहा है और इन दोनों का क्या रिलेशन। इताबा कहता है कि जब ओयामा गायब हुआ था तब युग सिर्फ 11 साल का था। फिर नेक्स्ट सीन में हम युग की टीम को कुछ फाइलों को शिफ्ट करता हुआ देख पाती हैं। तभी इताबा साकुराई को 0.5 कहकर पुकारता है और ये नाम साकुराई को असल में ओयामा ने ही दिया था। इताबा कहता है कि ओयामा को युग ढूंढ रहा है और उसने डिपार्टमेंट से ओयामा की केस फाइल भी देखने की कोशिश की है। तुम अपने सबऑर्डिनेट पर कंट्रोल रखो, ऐसा कहकर इताबा वहां से चला जाता है। वहीं साकुराई ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर युग ओयामा को क्यों ढूंढ रहा है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है। इधर युग को ओयामा की केस फाइल पढ़कर पता चलता है कि ओयामा के ड्रॉर से पुलिस को करप्शन के नोट्स मिले थे, जिसके बाद से ही वो गायब हो गया। युग सोचता है कि ओयामा तो एक पुलिस ऑफिसर था और अगर उसने किसी से करप्शन के पैसे भी लिए थे फिर उसे इतनी तो अकल होनी चाहिए कि वो उन पैसों को डिपार्टमेंट के टेबल पर ना छिपाए, लेकिन उसने अपने पैसों को ड्रॉर में ही छिपाया था। इसका मतलब कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और जब ओयामा ने मुझे सबसे पहले कांटेक्ट किया था तब वो तानीहीरा हॉस्पिटल में क्यों गया था। तभी हम 7 मई 1998 का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। इधर एक न्यूज़पेपर में बुल्गेरी केसेस के 3 विक्टिम के बारे में छपा हुआ था। तभी सीन आता है छोटे युग पर जो कि अपने भाई कातो रियोता के आने का वेट कर रहा था। तभी युग का भाई न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट से वापस आता है। असल में कातो इस न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में काम करता है। रास्ते में युग कातो को कहता है कि मैं आपके और मम्मी के साथ मिलकर कहीं पिकनिक में जाना चाहता हूँ और ओमोराइस खाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि आप भी अपनी जॉब में बिजी रहते हैं और मम्मी को भी अपनी जॉब से छुट्टी नहीं मिलती। तो कातो कहता है कि एक दिन हम जरूर ओमोराइस मिलकर खाने चलेंगे। तभी मूवी वापस से 2018 में आती है और हमें पता चलता है कि युग अपने भाई का बस एक सपना देख रहा था। युग नोटिस करता है कि आज 11:23 होने के बाद भी वॉकी टॉकी कनेक्ट नहीं हुई। तभी मूवी जाती है 5 मई 1998 की रात में और इधर ओयामा अपने साथियों के साथ मिलकर बुल्गारी चोर को पकड़ने आए थे, लेकिन इधर गलती से ओयामा के साथी ओयामा को ही चोर समझकर पीटने लगते हैं और वो चोर इनके हाथों से निकल जाता है। बुल्गारी उन्हें कहा जाता है जो कि रात में घर में अचानक से घुसकर चोरी करते हैं। नेक्स्ट सीन में ओयामा बताता है कि कल रात हमें तोमीहीरो जो कि शिरीहाशी फैमिली का बड़ा बेटा है उसने खबर दी थी कि उसके घर में एक अनजान आदमी घुस आया है और क्योंकि उस एरिया में पहले भी बहुत चोरी हुई थी तो हमें लगा कि ये वही चोर है और जब हम उसे पकड़ने गए तो वो भाग गया। इतावा ये सुनकर कहता है कि तुम लोग 8 लोगों की टीम थे प्लस तुम्हारे पास बैकअप भी था, फिर भी वो चोर कैसे भाग गया। ऐसा कहकर इतावा सबको बुल्गारी चोरों की फाइलें देता है और कहता है कि जिस पुराने क्रिमिनल ने इस तरह की चोरियां की हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे अब उस एरिया से एक भी चोरी की खबर नहीं आनी चाहिए क्योंकि उस एरिया में सारे पॉलिटिशियन और फाइनेंसर रहती हैं और कल रात शिरीहाशी के घर में चोरी हुई थी जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है, इसलिए इस केस पर बहुत ही ज्यादा दबाव है। इधर हमें समझ आता है कि युग के फ्लैशबैक में हमने जिस न्यूज़पेपर में 3 बुल्गारीज विक्टिम के बारे में लिखा हुआ देखा था वो आज यानी कि 6 मई की सुबह का था।
पुराने चोरों की केस की फाइलों में ओयामा की नजर कूडो मसाई पर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ओयामा को कूडो से बात करता हुआ देख पाते हैं। इधर कूडो अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है। कूडो बताता है कि ये गाड़ी उसने सेकंड हैंड ली है और उसने कोई चोरी नहीं की है। तो ओयामा कहता है कि एक दिन पहले एक चोरी हुई थी और आज तुम्हारे पास ये गाड़ी है। तो कूडो कहता है कि ये उसने अपनी मेहनत के दम से बहुत पहले ही खरीदी थी। और बात रही कल रात की, तो कल रात मैं अकात्सुमी में डिलीवरी करने गया था। तभी वहाँ पर कूडो की बेटी काजुमी आ जाती है और वो ओयामा को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि काजुमी ओयामा को अपना बड़ा भाई मानती थी। रात को ये तीनों मिलकर खूब बातें करती हैं और खाना खाती हैं। यहाँ पर एकदम से काजुमी कहती है कि शिरीयाशी के केस में जो चोरी हुई है वो किसी नौसिखिए ने की है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनलिस्ट एक एरिया में बार बार चोरी नहीं करेगा। और वैसे भी शिरीयाशी के घर में बहुत सारी कैमरास लगी हुई हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सिक्योरिटी और पुलिस होने के बावजूद भी एक नौसिखिया आसानी से कैसे भाग गया। तो इस बात पर कूडो भी एग्री करता है, पर ओयामा कूडो से कहता है कि तुम एक क्रिमिनल हो ना कि डिटेक्टिव। तो कूडो बोलता है कि एक क्रिमिनल और डिटेक्टिव का माइंड सेम ही होता है। फिर जब ओयामा काजुमी के घर से निकल जाता है तब काजुमी उसके पास आकर कहती है कि आप मेरे पिता पर शक ना करें, उन्होंने वो गाड़ी सच में अपनी मेहनत से ली है और अब वो पहले जैसे नहीं रहे, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तो ओयामा काजुमी की बात मान जाता है, जिसके बाद काजुमी ओयामा को एक कैसेट सुनने के लिए देती है जिसमें उसने अपनी वॉइस में गाने रिकॉर्ड किए थे। ये कैसेट लेकर ओयामा यहाँ से चला जाता है। फिर रात को जब ओयामा कूडो की फाइल को देख रहा होता है तभी दोबारा से वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है। ओयामा यूक से कहता है कि 1 साल बाद वापस हमारी बातचीत हो रही है। यूक कहता है कि यहाँ पर 1 साल नहीं बल्कि 1 हफ्ता हुआ है। तो ओयामा कहता है कि ये बहुत ही अजीब है। खैर, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। असल में मैं बुल्गारी इस केस को हैंडल कर रहा हूँ और जैसा कि तुम फ्यूचर में हो तो तुम्हें पता ही होगा कि चोर कौन है। यूक जल्दी से 1998 के बुल्गारी केस फाइलों को निकालता है और बताता है कि ये केस अनसॉल्व्ड है, लेकिन एक आदमी इस केस में सस्पेक्ट था, पर मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि इससे किसी आदमी की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर ओयामा के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर यूक कहता है कि मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ कि वो चोर पहले भी उस घर के आसपास गया होगा और उसे सारी सिक्योरिटी के बारे में पता होगा। ज़रूर उसके फिंगरप्रिंट कहीं ना कहीं दीवारों या फिर मेल बॉक्स पे तो आए ही होंगी। ओयामा कहता है क्या मेल बॉक्स? तो यूक कहता है कि ये बस एक हिंट है, मैंने पूरी बात नहीं बताई है। तभी कनेक्शन वापस से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ जब ह्यूक सुबह उठता है तो देखता है कि बुल्गारी केस की सारी फाइल मिट गई थी और इस केस में कूडो को दोषी पाया गया था। सीन आता है कूडो पर, जो कि आज जेल से रिहा हो जाता है। इसके बाद हम साकुराई को रिका के पास देख पाती हैं, जिसे रिका बताती है कि अभी तक मुझे ओयामा की बॉडी का कुछ पता नहीं चला है। जिसके बाद साकुराई अपने डिपार्टमेंट में जाती है। तभी ह्यूक आकर सबसे पूछता है कि 1998 में बुल्गारी केस में क्या हुआ था। साकुराई कहती है कि वो एक सॉल्व्ड केस है और उसमें कूडो नाम के एक चोर को दोषी पाया गया था क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट मेल बॉक्स के पास मिले थी। तो ये सुन ह्यूक को याद आता है कि उसने कल रात ओयामा को मेल बॉक्स के बारे में बताया था। ह्यूक कहता है कि जो इस केस का सस्पेक्ट था यानी कि कूडो, उसने कभी भी ये बात कबूल नहीं की थी कि वही मुजरिम है। फिर ये एक कैसे सॉल्व्ड केस हुआ? तभी हम सेम टाइम पर काओरी को देख पाती हैं, जिसके पेरेंट आज उसे अकेला घर में छोड़कर पार्टी में जा रहे थे। अपने पेरेंट्स के जाने के बाद काओरी गेट बंद कर देती है, लेकिन तभी चुपके से कोई इंसान उसके घर में घुस जाता है। काओरी बाथरूम में जाकर अपने विजन में एक जलती हुई लड़की को देखती है, जिसे देखते ही वो घबरा जाती है और अपनी दवाई ले लेती है। तभी पीछे से कूडो आकर उसे बेहोश कर देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और सेकंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। ह्यूक के कारण ओयामा को लगा था कि मेल बॉक्स से उसे जरूर चोर के फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे और शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे कूडो के फिंगरप्रिंट उस मेल बॉक्स पे मिले थे। अब ऐसा क्यों हुआ था और ये काओरी कौन है, इस बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।
तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि यूक के हिंट के कारण ओयामा शिरीराशि के घर का मेल बॉक्स चेक करवाता है और इस मेल बॉक्स में ओयामा को कूडो के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जो कि एक बहुत पुराना चोर हुआ करता था। इसलिए लोगों को लगता है कि कूडो ही चोर है और सारे सबूत कूडो के ही खिलाफ थे, इसलिए उसे चोरी के इल्जाम में सजा हो जाती है। और जब कूडो 20 साल बाद यानी कि 2018 में अपनी जेल की सजा काट कर निकलता है तो वो रिहा होने के तुरंत बाद ही काओरी नाम की एक लड़की का अपहरण कर लेता है। अब वो ऐसा क्यों करता है और काओरी कौन है और उसका कूडो से क्या रिलेशन, ये आपको इस पार्ट में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने सिग्नल सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है। और अगर आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखते हैं तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो होप है कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। होप है कि आप उसे भी जाकर देखेंगे। तो चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब सीन रात के समय पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग की तरफ आता है। इधर इतावा बताता है कि आज 8 बजे काओरी के पेरेंट्स जब घर आए तब उन्होंने काओरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सिक्योरिटी कैमरा से चेक करने पर उन्हें पता चला कि एक बहुत पुराने मशहूर बुल्गारी ने उसकी बेटी का किडनैप कर लिया है, जो कि 1998 में भी एक चोरी के कारण जेल जा चुका है और करीबन 3 दिन पहले ही वो रिहा हुआ है। और जिस कार से वो काओरी का किडनैप करके लेकर गया था उसमें हमें काओरी के कपड़े मिले हैं। साथ ही में उस चोर ने एक भी रुपए की डिमांड नहीं की है। तभी यूक बोलता है कि कूडो बस एक चोर था, उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसने तो पास्ट में डिलीवरी का भी काम शुरू कर दिया था, लेकिन फिर उसे चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया और अब कूडो ने एक लड़की का अपहरण किया है। ये जरूर किसी दूसरे मोटिव से किया गया होगा और हमें सबसे पहले कूडो के जेल में जाकर वहाँ के कैदियों और जेलर से उसके बारे में पूछना चाहिए। लेकिन इधर साकुराई और इतावा यूक को नीचे बिठा देती हैं और नाकामोतो यूक की बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। सब लोगों के जाने के बाद इतावा यूक को जोर का तमाचा मारता है और कहता है कि 2 या 3 केस सॉल्व करने से तुम कोई महान पुलिस ऑफिसर नहीं बन गए हो, अपनी हद में रहो। ऐसा कहकर इतावा वहां से चला जाता है। इतावा के जाने के बाद साकुराई कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो, तो यूक कहता है कि कोई भी पुराना चोर जानबूझकर अपना फेस कैमरा में नहीं दिखाएगा और मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट के निशान नहीं छोड़ेगा। ये सब जानबूझकर कूडो ने किया है। पर साकुराई कहती है कि अगर विक्टिम मारी गई तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना चाहेगा, चाहे तुम्हारी बातें कितनी भी सच हो। जिसके बाद साकुराई काओरी के घर जाकर छानबीन करती है। वहीं दूसरी तरफ यूक जेलर से जाकर मिलता है। जेलर बताता है कि कूडो का बर्ताव जेल में बहुत ही अच्छा था और वो हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सीखना चाहता था, इसलिए हम उसे इधर लाते थे। लेकिन जब भी कूडो आग देखता था तब वो काजुमी काजुमी नाम चिल्लाने लगता था, क्योंकि उसकी बेटी एक फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब सीन साकुराई पर आता है, जो कि काओरी के बाथरूम में PTSD मेडिसिन देखती है और काओरी के फादर इसुके से इस मेडिसिन के बारे में पूछती है। इसुके बताता है कि काओरी ये दवाई 20 साल से ले रही है। तभी सीन यूक पर आता है, जिसे पूरा यकीन हो गया था कि कूडो यूक के ही कारण फंसा था और ये सब उसी की गलती है। दूसरी तरफ पास्ट यानी कि 1998 में ओयामा को कूडो रो रो के बोल रहा था कि सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही ये सब किया है। तभी ओयामा को वॉकी टॉकी से यूक पूछता है कि क्या हुआ। ओयामा रोते हुए कहता है कि सब मेरी गलती है, मैंने सब खराब कर दिया। यूक कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, आपने पास्ट में ऐसा क्या किया। ओयामा बताता है कि उसने मेल बॉक्स की जांच करवाई, तब उसमें उन्हें कूडो के फिंगरप्रिंट्स मिले और तोमीहीरो को भी जब सारे पुराने चोरों की फोटो दिखाई गई थी तब उसने भी कूडो की फोटो की तरफ इशारा करके बताया कि उस रात उनके घर कूडो ही घुसा था, इसलिए मैं कूडो से इस बारे में पूछने गया। तब कूडो ने इस इल्जाम से साफ साफ इनकार कर दिया, यहाँ तक कि काजुमी भी कूडो को बचाने आ गई थी। लेकिन फिर कूडो ने काजुमी से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है और मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कूडो काजुमी को काजुमी के ग्रैंड मदर के पास जाने के लिए बस में चढ़ाकर मेरे साथ पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए आ गया। तभी मूवी वापस प्रेजेंट के इसुके और साकुराई पर आती है। इधर इसुके यही बता रहा होता है कि वो भी काजुमी जिस बस में चढ़ी थी उसी बस में वो अपनी बेटी के साथ चढ़ा था, पर रास्ते में उस बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे और काओरी को बचा लिया गया।
तभी इन्हें काओरी का कॉल आता है जो कि एक आइस ट्रक में बंद थी। काओरी कॉल पर बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, बस उसे इस ट्रक में एक फ़ोन मिला है जिससे उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। हम देख पाते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट काओरी का सेल फोन ट्रैक कर रहे थे और इन्हें काओरी का लोकेशन मिल जाता है। तभी साकुराई को ह्यूग का कॉल आता है। ह्यूग बताता है कि कूडो का असली टारगेट काओरी नहीं बल्कि इसुके है और पास्ट यानी कि 1998 में जिस बस में काजुमी यानी कि कूडो की बेटी चढ़ी थी उसमें काओरी और इसुके भी थे। तभी हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में उस दिन कूडो ओयामा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि जिस बस में काओरी थी उसका एक्सीडेंट हो गया था और फायर ब्रिगेड लोगों को बस से निकाल रही थी। ये सब टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। कूडो देखता है कि उसकी बेटी बस में घायल थी, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड ने काओरी और इसुके को पहले निकाला जबकि दोनों को कुछ नहीं हुआ था और बाकी सब लोगों ने काजुमी को इग्नोर कर दिया। तभी बस के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और इसमें काजुमी मारी गई। अपनी बेटी को मरता हुआ कूडो ने अपनी आंखों से देखा था, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा रोने लग गया था। इसलिए कूडो ने जेल से छूटते ही काओरी को किडनैप कर लिया और उस टाइम कूडो ने जो एक्सपीरियंस किया था वही फीलिंग वो इसुके को भी करवाना चाहता है। ह्यूग साकुराई को इसुके पर नजर रखने को कहता है और बताता है कि जो फोन काओरी को उस ट्रक में मिला है असल में वो फोन पुलिस को थोड़े टाइम के लिए भटकाने के लिए किया गया होगा ताकि कूडो इसुके तक अपना मैसेज पहुंचा पाए। ह्यूग साकुराई से कहता है कि तुम इसुके का ध्यान रखो, मैं जहां पर उस बस का एक्सीडेंट हुआ था वहां जा रहा हूं क्योंकि जरूर कूडो भी वहीं होगा। फोन कट हो जाने के बाद साकुराई इसुके को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन इसुके उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी साकुराई को याद आता है कि थोड़ी देर पहले इसुके एक मैसेज पढ़ रहा था, जिसके बाद हमें वापस से ह्यूग को दिखाया जाता है जिसे ओयामा ने बताया था कि जब कूडो को अरेस्ट कर लिया गया था तब ओयामा ने लैब ऑफिसर को पकड़कर पूछा था कि वाकई कूडो के फिंगरप्रिंट उन्हें उस मेल बॉक्स में मिले थे या नहीं। तब उस ऑफिसर ने कहा कि असल में जब तोमिहिरो ने कूडो को चोर बताया था तब उसने सोचा कि कूडो ही चोर होगा, इसलिए उसने कूडो के फिंगरप्रिंट में छेड़छाड़ कर दी और कूडो को चोर बना दिया गया। ये सुनने के बाद ओयामा कूडो के पास गया। ओयामा को देख कूडो रोते हुए बस यही बोल रहा था कि सब गलती तुम्हारी है, काजुमी तुम्हारी वजह से ही मारी गई। काजुमी को लेकर ओयामा भी बहुत रोता है। फिर वापस से सीन पुलिस डिपार्टमेंट में आता है जो कि इसुके का फोन ट्रैक कर रहे थे क्योंकि वो अब यहाँ से गायब हो गया था और जरूर कूडो ने इसुके को मैसेज करके बुलाया होगा। लेकिन इधर ये लोग इसुके के फोन को ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि इसुके ने अपना फोन बंद कर दिया था। यही बात यामाडा साकुराई को बताता है तो साकुराई कहती है कि इसुके को कूडो ने जरूर 1998 के बस स्टॉप के हादसे वाले जगह पर बुलाया होगा क्योंकि वो ये सब रिवेंज के लिए कर रहा है और वो चाहता है कि काओरी भी वहीं मरे जहां काजुमी मरी थी। ऐसा कहकर साकुराई फोन काट देती है। वहीं अब हम कूडो को देख पाते हैं जिससे मिलने इसुके पहुंच जाता है और उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन कूडो कहता है कि उस दिन पैसों के कारण ही तुम्हें और तुम्हारी बेटी को फायर ब्रिगेड ने बचा लिया था और मेरी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनते ही इसुके गिड़गिड़ाने लगता है तो कूडो कहता है कि ये समय गिड़गिड़ाने का नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने का है। ऐसा कहकर कूडो ब्रिज के नीचे एक ट्रक की तरफ इशारा करता है और अब इसुके उसी ट्रक की तरफ निकल पड़ता है। इसुके के जाते ही वहां पर ह्यूग भी आ जाता है और कूडो से पूछता है कि काओरी कहाँ है। तभी ह्यूग की नजर नीचे के एक ट्रक पर जाती है जिसकी तरफ इसुके भाग रहा था। ह्यूग के बाद साकुराई को कॉल पर बताता है और अब साकुराई उस ट्रक के पास पहुंचकर इसुके के साथ उस ट्रक को खोलने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस गलत लोकेशन पर काओरी को ढूंढ रही थी। वहीं ब्रिज के ऊपर ह्यूग कूडो को हथकड़ी पहना देता है। इधर कूडो कहता है कि ये हथकड़ी मेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने 20 साल इस पल का इंतजार किया है। ह्यूग को याद आता है कि कूडो जेल में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहा था, इसका मतलब उस ट्रक में कुछ तो गड़बड़ है और अब ह्यूग साकुराई की तरफ भागने लगता है। लेकिन अब तक बहुत देरी हो चुकी थी क्योंकि साकुराई उस ट्रक को खोल लेती है और अंदर जाकर काओरी को उठाने की कोशिश करती है। तभी वो ट्रक एकदम से फट जाता है और इधर साकुराई, काओरी और इसुके ह्यूग के सामने मारे जाती हैं। इसे देख ह्यूग बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो पागलों की तरह साकुराई का नाम लेने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ नीचे जमीन पर साकुराई का पुलिस बैज ही मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम साकुराई का फ्यूनरल देख पाते हैं।
इसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग में डिपार्टमेंट से साकुराई का सामान हटाया जा रहा था तब ह्यूग उन्हें हटाने नहीं देता। तभी इतावा ह्यूग का कॉलर पकड़कर रोते हुए कहता है कि तुमने साकुराई को क्यों नहीं बचाया। ऐसा कहकर इतावा रोते रोते वहां से चला जाता है। ह्यूग भी ये सुनने के बाद डिपार्टमेंट से निकल जाता है। रास्ते में ह्यूग को रिका मिलती है जो कि उसे बताती है कि साकुराई हमेशा उसी के बारे में बात किया करती थी और साकुराई को ह्यूग पर बहुत भरोसा था। अब रात के समय ह्यूग साकुराई के साथ बिताए पल याद करने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि अगर असली चोर उसी टाइम पकड़ा जाता तो आज साकुराई जिंदा होती। इसलिए अब ह्यूग बुल्गारी केस को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि उस एरिया में 3 चोरियां हुई थी। सबसे पहली चोरी 13 अप्रैल 1998 में नाकाने आयोको के घर हुई। दूसरी चोरी 29 अप्रैल 1998 में हयाशिदा के घर पे हुई और आखिरी चोरी 6 मई 1998 में शिरीराशी के घर पर हुई। ये तीनों ही अलग अलग इंडस्ट्रीज के सीईओ, प्रेसिडेंट और मालिक हैं। साथ में इनके बच्चे भी अलग अलग स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन एक ही चीज इनमें कॉमन है, वो है इन इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों की एज। ऐसा सोचकर अब ह्यूग इन तीनों बच्चों के प्रोफाइल नेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि तीनों ही एक ही याच क्लब के मेंबर हैं। और जब पास्ट में पूछताछ की जा रही थी तब सिर्फ तोमीहीरो ने ही कोडो को पहचाना था। इसका मतलब तोमीहीरो झूठ बोल रहा होगा। अब हमें पास्ट यानी 22 मई 1998 का सीन दिखाया जाता है। इधर ओयामा तोमीहीरो के पास जाकर कहता है कि आपने जब हमें चोरी की रात कॉल किया था तब आपने बोला था कि आपने चोर को ईस्ट की तरफ भागते हुए देखा था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि ईस्ट की तरफ मैं और मेरे बहुत सारे साथी थे पर हम में से किसी ने भी उस चोर को भागता हुआ नहीं देखा और आपके घर की सिक्योरिटी को भी नुकसान नहीं हुआ था। पर जब इन्वेस्टिगेशन में आपसे पूछा गया तो आपने बयान बदल दिया और कहा कि वो चोर वेस्ट की तरफ भागा था। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। ये सुन तोमीहीरो कहता है कि मैंने पहले ही सब बता दिया है और अब मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाना है। ऐसा कहकर तोमीहीरो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब ओयामा अपने डिपार्टमेंट में होता है तब इतावा आकर कहता है कि तुमने तोमीहीरो से पूछताछ क्यों की। तो ओयामा कहता है कि चोर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो तोमीहीरो के घर से भाग ही नहीं सकता। इसका मतलब तोमीहीरो झूठ बोल रहा है और उस रात कोई कल्प्रिट था ही नहीं। इतावा कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तोमीहीरो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी तरफ कोडो एक मामूली आदमी है जो कि पहले भी बहुत सारी चोरियां कर चुका है, उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि तुम फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो और ये केस बंद कर दो। इसे सुन गुस्से में ओयामा कहता है कि हम खुद को पुलिस कहने के लायक ही नहीं है। जिसके बाद ओयामा अपनी गाड़ी में बैठकर इस केस के बारे में सोचने लगता है और तभी वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है। ह्यूग ओयामा को बताता है कि कोडो ने अपने बदले के कारण एक डिटेक्टिव को मार डाला। तो ओयामा कहता है कि कोडो को तोमीहीरो ने फंसाया है और वो झूठ बोल रहा है। ह्यूग कहता है कि शायद तोमीहीरो ने कहीं ना कहीं तो कोडो को देखा होगा, इसलिए उसने कोडो की पहचान की थी। और रही बात चोरी की, तो मुझे पता चला है कि जिन 3 घर में चोरी हुई थी उस घर के तीनों लड़के एक ही याच के क्लब मेंबर थे और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ओयामा कहता है कि मैं कोडो से पूछना चाहता हूँ कि उसने कभी तोमीहीरो को देखा था या नहीं, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। ह्यूग कहता है कि मैं कोडो से इस बारे में पूछताछ करके तुम्हें बताऊंगा। जिसके बाद अब ह्यूग कोडो के जेल में जाकर उससे मिलता है और कहता है कि ईसुके भी तुम्हारी तरह एक विक्टिम था। अगर तुम भी उसकी जगह होते तो तुम भी अपनी बच्ची को बचाते, ना कि दूसरों को। और तुम्हें फंसाने वाला असली मुजरिम तोमीहीरो अभी भी आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। तुम नहीं चाहते कि वो अपनी सजा काटे। ऐसा कहकर ह्यूग कोडो के सामने सिर झुकाकर उससे हेल्प मांगता है। तो अब कोडो मान जाता है। ह्यूग कहता है कि क्या तुमने तोमीहीरो को कहीं देखा था? तो कोडो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। अब वापस से सीन 1998 के ओयामा पर आता है जो कि तोमीहीरो के घर से चोरी किए गए सामानों को सारी ऐसी जगह में ढूंढ रहा था जहां पर उन गहनों को बेचा जा सके, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। ओयामा को ह्यूग द्वारा बताए गए याच के बारे में याद आता है और अब ओयामा शिरीराशी के क्रूज के पास जाता है और वहां के गार्ड को बहकाकर उस याच में छानबीन करने लगता है।
तभी उसे सीट के पास एक खाली पड़ी छोटी सी शीशी मिलती है। जांच से पता लगता है कि ये कोकेन है। ओयामा को समझ आ जाता है कि तीनों फैमिली के बच्चे जरूर उस यास्ट पर आकर पार्टी करते होंगे और ड्रग्स लेते होंगे। तो अब ओयामा तोमीहीरो को नशे के केस में अरेस्ट करने की सोचता है, लेकिन इतावा को जब ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि तुम्हें इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है और कोकेन की गुनाह पर हम उसे आसानी से अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, वो जेल से आसानी से छूट जाएगा। मूवी वापस से 2018 पर आती है। इधर कूडो को याद आता है कि वो तोमीहीरो से कहाँ पर मिला था। असल में चोरी के नेक्स्ट डे ही कूडो अपने एक कलीग के बदले तोमीहीरो के घर में फिश की डिलीवरी करने गया था, क्योंकि वो कलीग अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गया था और डिलीवरी करते टाइम वहाँ पर तोमीहीरो आ गया था और उसने कूडो को अपनी डिलीवरी वैन हटाने को कहा, लेकिन कूडो ने कहा कि ये आपका ऑर्डर है। तो तोमीहीरो ने कूडो को नीचे धक्का दे दिया, जिससे कूडो के फिंगरप्रिंट मेल बॉक्स पर लग गए। यानी कि जिस फिंगरप्रिंट से रिपोर्ट में उस पुलिस वाले ने छेड़छाड़ की थी, अगर वो उस फिंगरप्रिंट से छेड़छाड़ ना भी करता तब भी उस मेल बॉक्स में कूडो के ही फिंगरप्रिंट इन्हें मिलते। ये सारी बात ह्यूक ओयामा को बता देता है। तभी ओयामा को एक ब्लू कलर की गाड़ी दिखती है, जिसमें से तोमीहीरो बाहर निकलता है, लेकिन ये गाड़ी तोमीहीरो के घर में उसने कभी भी नहीं देखी थी। मॉर्निंग में ओयामा यही बात वहाँ के बटलर से पूछता है, लेकिन बटलर कहता है कि तोमीहीरो के पास एक ही गाड़ी है जो कि उसकी माँ और तोमीहीरो ही चलाते हैं। उसी समय तोमीहीरो वहाँ आ जाता है और ओयामा वहाँ से चला जाता है। वो बटलर तोमीहीरो को ब्लू कार के बारे में बताता है, तो ये सुन तोमीहीरो थोड़ा सा डर जाता है और अब वो बटलर उस ब्लू कार को ठिकाने लगाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओयामा आकर उस बटलर को पकड़ लेता है, क्योंकि ओयामा जब से बटलर और तोमीहीरो पे ही नजर रख रहा था। यहाँ गाड़ी की टिक्की चेक करने पर ओयामा को सारी चोरी किए हुए ज्वेलरीज मिल जाती हैं, यानी कि तोमीहीरो ने ही अपने घर में चोरी की थी। शायद तोमीहीरो के फैमिली वालों ने उसे और ड्रग्स खरीदने के पैसे देने से मना कर दिया होगा और इसलिए तोमीहीरो और उसके दोस्तों ने अपने ही घर के महंगे ज्वेलरीज चुरा लिए और एक चोर ने उनके घर पर ज्वेलरीज की चोरी की है, ऐसी झूठी कहानी बना दी। फिर जब तोमीहीरो को लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने कूडो को फंसा दिया। ये सब जानकारी ओयामा इतावा को दे देता है और अब तोमीहीरो के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाया जाता है। ओयामा जल्दी से जाकर तोमीहीरो को पकड़ लेता है और न्यूज में तोमीहीरो की चोरी की खबर दिखाने लगती हैं। ये न्यूज देखकर नाकामोटो थोड़ा घबरा जाता है। अब मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। ह्यूक देखता है कि पास्ट चेंज हो गया, मतलब साकुराई वापस आ गई होगी। ह्यूक मॉर्निंग में जल्दी से अपने डिपार्टमेंट में जाकर साकुराई को ढूंढने लगता है। तभी साकुराई पीछे से आकर ह्यूक से पूछती है कि तुम मेरे टेबल में क्या देख रहे हो। तभी वहाँ पर यमाडा और कोजिमा भी आ जाती हैं और कहते हैं कि साकुराई तुमने इस बार बहुत लंबी छुट्टी ले ली। तो साकुराई कहती है कि उसे थोड़ा कोल्ड हो गया था, इसका मतलब पास्ट चेंज होने से साकुराई बच गई। अब हमें वापस से 1998 के ओयामा को दिखाया जाता है, जो कि सारे ज्वेलरीज को चेक कर रहा था। तभी उन्हीं एक ज्वेलरीज के डब्बे में उसे एक फ्लॉपी डिस्क मिलती है, जो कि ओयामा अकेले में बैठकर चेक करने लगता है और इसमें ओयामा को शिराशी फैमिली के गलत पैसों की लिस्ट मिलती है। इस लिस्ट में यहाँ के कांग्रेसमैन नोजावा योशियो का नाम कॉमन था, इसलिए ओयामा इस हार्ड डिस्क को किसी को बिना बताए ड्रॉर में लॉक कर देता है। दूसरी तरफ नाकामोटो को हम नोजामा के पास देख पाती हैं। नोजावा बताता है कि शिराशी फैमिली साउथ ईस्ट एशिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद कर रही है और मैं उनके साथ तब से हूँ जब से मैं डिप्टी मिनिस्टर हुआ करता था। आगे तुम्हें पता है कि इस केस का तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सीन में हम 2018 वाले ह्यूक और उसकी टीम को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देख पाती हैं। इधर ह्यूक को पता चलता है कि शिराशी केस में तोमीहीरो के पकड़े जाने के बाद भी उसे छोड़ दिया गया था। यमाडा बताता है कि ये बहुत ही शर्मनाक खबर थी कि तीनों ही फैमिली के बच्चों ने अपने अपने घर में चोरी की थी। ये सुनने के बाद ह्यूक नेट पर इस बारे में सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस केस को तोमीहीरो के पकड़े जाने के बाद दबा दिया गया था। अब सीन वापस से पास्ट में आता है। इधर ओयामा तोमीहीरो को जाता हुआ देखता है। तोमीहीरो ओयामा पर हंसकर वहाँ से चला जाता है और ये चीज साकुराई भी देख रही थी।
ओयामा इतावा से पूछता है कि तोमीहीरो को क्यों छोड़ दिया गया। इतावा बताता है कि शिराशी और बाकी दोनों पेरेंट्स ने अपना केस वापस ले लिया है और वैसे भी हम तोमीहीरो की फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी डिपार्टमेंट में एक कॉल आता है और अब हम कूडो को देख पाते हैं जिसे हथकड़ी पहना रखी थी। असल में कूडो ने इसुकी को रास्ते में मार डाला था, इसलिए उसे अब मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। ओयामा पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कूडो बताता है कि मेरी लाइफ में एक ही खुशी थी, वो थी काजुमी, और तुमने सब बिगाड़ दिया। अगर मैं जेल में भी होता तब भी मैं जेल से निकलने के बाद इसुकी को खत्म कर देता। ये सुनकर ओयामा कहता है कि मैं तोमीहीरो को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर ओयामा अपने डेस्क में उस ज्वेलरी के साथ मिले फ्लॉपी डिस्क को ढूंढने लगता है। वहीं एक स्टाफ उसे बताता है कि नाकामोतो के कहने पर मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट उस फ्लॉपी डिस्क को ले गए हैं, जिसके बाद ओयामा सीधा नाकामोतो के पास जाता है और पूछता है कि आपने मेरे सामानों को क्यों छुआ। नाकामोतो कहता है कि पहली बात, उस फ्लॉपी डिस्क को तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए था, ना कि अपने पास छिपाकर रखना चाहिए था। वैसे भी वो फ्लॉपी डिस्क तुम्हारी नहीं है और अब ये केस हेडक्वार्टर इंचार्ज के हाथों में है। ओयामा कहता है कि क्या आपको पता है उसमें क्या था। नाकामोतो कहता है कि ये केस तुम्हारी लीग से बाहर है, सब भूल जाओ। ये सुन ओयामा को समझ आ जाता है कि नाकामोतो भी एक करप्ट ऑफिसर है और वो नोज़ामा से मिला हुआ है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर युग को पता चलता है कि कूडो को 1998 में इसुकी के मर्डर के इल्जाम में सजा हुई थी और उसने अपना दम जेल में ही तोड़ दिया था। ये सब पता करने के बाद युग कहता है कि पास्ट चेंज होने के बाद भी कुछ नहीं बदला, बल्कि सब लोगों की जिंदगी और ज्यादा उलझ गई। तभी युग को वॉकी टॉकी से ओयामा की आवाज आती है। ओयामा युग को बताता है कि तोमीहीरो को रिहा कर दिया गया है, जिसे सुन युग कहता है कि सब कुछ खराब होता जा रहा है। तो ओयामा कहता है कि हमें अभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये सब सुन युग कहता है कि मेरी सीनियर साकुराई भी मुझे ये सब बोलती है। साकुराई का नाम सुन ओयामा कहता है कि वो तो मेरी जूनियर थी, मुझे आज बहुत खुशी है कि वो एक अच्छी ऑफिसर बन गई। आगे युग ओयामा से कहता है कि क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे हो। तो ओयामा कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा फ्यूचर नहीं जानना है और ऐसे ही जीना है। तभी हम देख पाते हैं कि इतावा युग को चुपके से ओयामा से बात करता हुआ देख लेता है और डर जाता है। नेक्स्ट सीन में युग ओयामा की बॉडी के बारे में रिका से पूछने जाता है, क्योंकि ओयामा 15 अप्रैल साल 2000 में एकदम से गायब हो गया था और ना ही उसकी बॉडी मिली। तो इस बात का अब किसी को भी नहीं पता कि ओयामा जिंदा है या फिर वो मर गया। रिका युग को बताती है कि अभी तक उसे ऐसी कोई बॉडी नहीं मिली है। तभी साकुराई युग को रिका के लैब में देख लेती है और उसे बाहर बुलाती है और बताती है कि ओयामा एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। मैं इस बात पर कभी भरोसा नहीं कर सकती कि वो एक करप्टेड ऑफिसर था। ये बात अलग है कि ओयामा रूल्स का बहुत ही बार उल्लंघन करता था और अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाता था, पर वो एक ईमानदार इंसान था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ओयामा को क्यों ढूंढ रहे हो। युग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता भी दूंगा तब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम इतावा को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जिसकी बेटी आज हॉस्पिटल में मर गई थी। तभी इतावा को नाकामोटो का कॉल आता है और अब इतावा नाकामोटो के ऑफिस में जाता है। नाकामोटो के टेबल पर युग की डिटेल्स रखी हुई थी। नाकामोटो इतावा पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि युग कातो रियोता का छोटा भाई है। इतावा को भी ये सुनकर झटका लगता है। नाकामोटो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम युग पर अपनी कड़ी नजर रखो और अगर हमने जो किया है वो सच्चाई सामने आ गई तो तुम सबसे बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सुन इतावा और सहन नहीं कर पाता और वो रोते हुए बताता है कि उसकी बेटी की आज ही डेथ हो गई। तो नाकामोटो कहता है अच्छा हुआ वो मर गई, अब मुझे ट्रीटमेंट फंड और नहीं देना पड़ेगा। इतावा ये सुनने के बाद कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं अब ये सब खत्म करने जा रहा हूँ और अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर इतावा वहाँ से चला जाता है। अब रात के टाइम युग वॉकी टॉकी कनेक्ट होने का वेट करते हुए अपने भाई के बारे में सोच रहा था और जब वॉकी टॉकी कनेक्ट होता है तब युग ओयामा से पूछता है कि आप अभी कौन से साल में हैं। ओयामा बताता है कि आज डेट 26 मई 1999 है। तो युग कहता है कि 1999 में कुछ ही महीनों बाद आपके पास एक गैंग रेप का केस आएगा, तब आप प्लीज मुझे बताना कि उस केस की असलियत क्या थी, क्योंकि उस केस में मेरा भाई भी शामिल था। ओयामा कहता है कि तुम्हारा भाई कौन है। तभी वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट हो जाता है।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूग अपने ऑफिस में जाता है तब उसे इतावा का कॉल आता है जो कि कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई कातो रियोता के केस की सच्चाई पता है और मुझे ये भी पता है कि ओयामा के साथ क्या हुआ था और असली मुजरिम कौन है, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक केस था जिसमें तुम्हारा भाई शामिल हुआ था। ह्यूग कहता है कि मुझे बस सच्चाई जाननी है, मुझे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं। तो इतावा कहता है कि मैं तुम्हें 3 घंटे बाद टोक्यो जोसाई हॉस्पिटल में मिलूंगा और वहां मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ करना है। ऐसा कहकर चीफ इतावा कॉल काट देता है और अब 3 घंटे बाद ह्यूग सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, लेकिन रेड लाइट के कारण वो पहुंचने में थोड़ी देरी कर देता है और अब हॉस्पिटल के बाहर पहुंचकर ह्यूग इतावा को कॉल करता है, लेकिन फोन की आवाज झाड़ियों से आ रही थी और इधर इतावा को किसी ने स्टैब कर दिया था। इतावा बताता है कि मैंने ही ओयामा को अपने हाथों से मारा था और उसकी बॉडी बैकयार्ड में दफन है। जब मैंने वॉकी टॉकी में ओयामा की आवाज सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने उस जगह को चेक किया और वो लाश अभी भी उधर ही है। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से ओयामा को मारा था और इस सब की शुरुआत तुम्हारे भाई के गैंग रेप से हुई थी। इतावा इतना कहकर मर जाता है। मूवी जाती है 5 मई 1999 में और अब हम मुसाशिनो सिटी के एक स्कूल में एक लड़की को छत की तरफ भागता हुआ देख पाती हैं। इस लड़की का नाम इगुची नाना होता है। इगुची का रेप हुआ था जिसकी खबर पूरे शहर में फैल गई थी, इसलिए वो सुसाइड करने आई थी, लेकिन तभी ह्यूग का भाई कातो रियोता वहां आ जाता है और इगुची उसे कहती है कि मुझे माफ करना। ऐसा कहकर इगुची वहां से कूद जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस डिपार्टमेंट में 2 ऑफिसर को ये बात कहता सुन पाती हैं कि इगुची को बचा लिया गया और यहाँ पर ओयामा साकुराई से पूछता है कि सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। साकुराई बताती है कि ये बताया जा रहा है कि मुसाशिनो शहर में एक हाई स्कूल गर्ल का 10 लोगों ने रेप किया था और ये बात लीक कर दी थी, जिस कारण उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। गैंग रेप और मुसाशिनो शहर का नाम सुनकर ओयामा को याद आता है कि इस केस के बारे में ह्यूग उसे बता रहा था कि इस केस में उसका भाई भी शामिल है, इसलिए ओयामा केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए इतावा के साथ चला जाता है और इधर हम देख पाते हैं कि सभी लड़कों के बयान लिए जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में नाकामोतो नोजावा से मिलता है। नोजावा कहता है कि इस रेप केस को रफा दफा करो, जिसके बाद हम वापस से ओयामा को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जो कि इगुची से मिलने आया था, लेकिन इगुची सदमे में थी इसलिए वो ओयामा से नहीं मिलना चाहती थी। ओयामा के जाते ही वहां पर कातो आता है और नीचे पड़ा ओयामा का कार्ड उठा लेता है। ओयामा यहाँ से जाने के बाद क्राइम सीन पर जाता है जहाँ इगुची का रेप हुआ था। ओयामा का साथी बताता है कि इस घर को पुलिस ने सील कर दिया था। तभी ओयामा के सामने से सातो यूही गुजरता है जो कि थोड़ा डरा हुआ था। ओयामा का साथी बताता है कि ये लड़का यहीं पास में रहता है और ये भी इगुची के स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। हमने सातो से पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली है और वो एक बहुत ही चुप रहने वाला लड़का है। अब मूवी वापस से 2018 में आती है और इधर रिका सबको बता रही थी कि इतावा का मर्डर एक शार्प चीज से किया गया था। तभी नाकामोतो वहां आकर ह्यूग से पूछता है कि तुम क्राइम सीन में क्या कर रहे थे। ह्यूग बताता है कि इतावा ने मुझे खुद बुलाया था क्योंकि वो मुझे 1919 में हुए एक गैंग रेप केस के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो इतावा जख्मी हालत में थे। नाकामोतो कहता है कि तुम कैसे पुलिस ऑफिसर हो जो कि इतावा को भी नहीं बचा पाए और तुमने किसी को वहां देखा भी नहीं। खैर अब ये केस दूसरी टीम संभालेगी और कोल्ड केस टीम इस केस से दूर रहेगी क्योंकि ह्यूग इस केस का सस्पेक्ट है और साकुराई यामाडा और कोजिमा ह्यूग के साथी हैं। ऐसा बोलकर नाकामोटो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम क्लब के मालिक ओकोमोटो को इन्वेस्टिगेशन रूम में देख पाते हैं। असल में इतावा ने मरने से पहले ओकोमोटो से कॉल पर बात की थी। ओकोमोटो ऑफिसर बेलमी को कहता है कि तुम पुलिस के सीक्रेट केस से दूर रहो। ऑफिसर बेलमी कहता है कैसा सीक्रेट केस। ओकोमोटो बताता है कि पहले भी एक ऑफिसर ह्यूग मेरे पास इतावा के बारे में पूछने आया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इतावा को पसंद नहीं करता है। यहाँ ओकोमोटो झूठ बोलता है। असल में ह्यूग ओयामा के बारे में पता करने आया था। अब ओकोमोटो ने ऐसा क्यों बोला ये आपको आगे पता चलेगा। आगे ओकोमोटो कहता है कि ह्यूग ने मुझे ये बात राज रखने को कही थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब बेल में जाकर नाकामोटो को दे देता है, जिसके बाद अब हम ह्यूग को इन्वेस्टिगेशन रूम में देख पाती हैं। बेल में ह्यूग से पूछता है कि तुम इतावा को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे थे। ह्यूग कहता है कि मैं इतावा को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा था और ओकोमोटो तुम्हें झूठ बोल रहा है, जिसके कुछ देर बाद ह्यूग को छोड़ दिया जाता है।
साकुराई ह्यूक को पार्किंग लॉट में बताती है कि इतावा की वाइफ के मरने के बाद इतावा ने अपनी बेटी का अकेले ही ख्याल रखा, लेकिन उसकी बेटी बहुत सालों से बीमारी से ग्रस्त थी और कुछ ही दिनों पहले उसकी मौत हो गई। आगे साकुराई पूछती है कि तुम ये सब इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे थे, तो ह्यूक बताता है कि ओयामा को फंसाया गया था और पूरे डिपार्टमेंट को ओयामा के खिलाफ मैनिपुलेट किया गया था। इस केस के पीछे जरूर किसी ताकतवर इंसान का हाथ है। ये सब मुझे इतावा ने मरने से पहले खुद बताया था। मैं डिपार्टमेंट के किसी भी बड़े ऑफिसर से ये बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि सारे लोग मिले हुए हैं, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। और जिस टाइम ओयामा को इस केस में फंसाया गया था तब इतावा के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने ओयामा के हित में कुछ नहीं बोला होगा, क्योंकि इतावा पर भी जरूर दबाव होंगे। जब इतावा मर रहा था तब उन्होंने मुझे कहा था कि ओयामा को उन्होंने अपने ही हाथों से मारा था और इस सब की शुरुआत उस गैंग रेप के कारण हुई थी। इसे सुन साकुराई रोने लगती है कि तुम्हें पता है कि उस दिन क्या हुआ था। अब सीन कट होकर 5 मई 1999 में आता है। इधर सियातो से ओयामा पूछता है क्या तुम्हें पता है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारा घर क्राइम सीन के आसपास ही है। तो सियातो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इतावा और नाकामोतो भी इसे देख रहे होते हैं। नाकामोतो कहता है कि ओयामा इस केस में क्या कर रहा है। इतावा बताता है कि नाकामोतो खुद चाहता था कि वो इस केस को हैंडल करे, इसलिए मैंने उसे ये केस दे दिया। इन्वेस्टिगेशन रूम में सियातो बताता है कि एक बार कातो रियोता इगुची को लेकर मेरे घर आया था, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मेरी फैमिली एक वीक के लिए घर पर नहीं है। कातो ने मुझे बताया कि वो बस उसे पढ़ाने के लिए इधर लेकर आया है, इसलिए मैंने दोनों को अपने घर में इनवाइट कर लिया। तभी सियातो के फादर आकर सियातो को ले जाती हैं, क्योंकि वो इस केस से सियातो को दूर रखना चाहते थे। हम नाकामोतो और इतावा को देख पाती हैं। इधर नाकामोतो कहता है कि हमें जल्दी से इस केस को बंद करना होगा, और मुझे सियातो की बातों से एक आइडिया आया है, क्यों ना हम कातो रियोता को इस केस में फंसा दे, क्योंकि कातो रियोता एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसका किसी बड़े इंसान से कनेक्शन भी नहीं, तो उसे कोई बचाने भी नहीं आएगा। हम बस उसे एक भेड़ की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये सुन इतावा कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, हम सच्चाई को छिपाने के लिए किसी मासूम इंसान को नहीं फंसा सकते। क्या आप असली मुजरिम को जानते हैं? नाकामोतो कहता है कि तुम मेरी बात मानो इतावा, इसके बदले में मैं तुम्हारी बीमार पड़ी बेटी का खर्चा दूंगा। बस तुम्हें ओयामा को इस केस से दूर रखना होगा। इसे सुन इतावा अपनी बेटी के प्यार में अंधा होकर गलत फैसले उठाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अब मूवी प्रेजेंट में ह्यूक के घर पर आती है। इधर साकुराई ह्यूक को बताती है कि अब तुम एक सस्पेक्ट हो, इसलिए इस केस पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो। ह्यूक कहता है कि इस केस में मेरा भाई शामिल था। और अब हम ह्यूक और कातो रियोता का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। इधर ह्यूक अपने भाई से कह रहा था कि मुझे आपके और मॉम के साथ बाहर घूमने जाना है। तभी घर की बेल रिंग होती है और 2 पुलिस वाले आकर कातो को ले जाते हैं। कातो ह्यूक से कहता है डरो मत, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कातो को रेपिस्ट समझकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसी कारण से ह्यूक के स्कूल के बच्चे उसे बहुत बुली करते हैं, जिसे ह्यूक की मॉम देख लेती है और ह्यूक का सरनेम चेंज करवाकर उसे रिश्तेदारों के पास भेज देती है। पर 8 महीने बाद ह्यूक को पता चलता है कि उसका भाई वापस आ गया है, इसलिए ह्यूक अपने घर भागते भागते जाता है। लेकिन इधर कातो रियोता ने सुसाइड कर लिया था, जिसे देख ह्यूक बहुत ज्यादा रोने लगता है। ह्यूक को ये लग रहा था कि उसका भाई सच में मुजरिम है और उसने गिल्ट में आकर अपने आप को मार डाला। लेकिन हाई स्कूल में ह्यूक को एक लड़के के बारे में पता चलता है, जिसने पुलिस में पहले ये कन्फेस किया था कि वो रेपिस्ट को जानता है, लेकिन फिर बाद में उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और ये कह दिया कि उसे कुछ नहीं पता और कातो रियोता प्रिंसिपल ऑफेंडर है। इस बात को जानने के बाद ह्यूक उस लड़के के पास गया, लेकिन उस लड़के के दोस्तों ने ह्यूक की ही बहुत पिटाई की। प्रेजेंट में ह्यूक साकुराई से कहता है कि एक इंसान को बचाने के लिए मेरे भाई को बलि का बकरा बनाया गया था, क्योंकि उसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं था। असल में इस केस में क्या हुआ था मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। अब मूवी वापस से 1999 में आती है और अब हम इधर पुलिस डिपार्टमेंट में देख पाते हैं कि उन 10 लड़कों ने अपना बयान बदल दिया था और सब कातो को फ्रेम करने लगे थे। कातो से भी इस बारे में पूछताछ की जाती है और उसने भी इस इल्जाम से साफ नकार दिया था। तभी कातो की फाइल से ओयामा को पता चलता है कि ह्यूक और कातो दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों के सरनेम सेम ही थे
और यूक ने भी कहा था कि उसके भाई को इस केस में फंसाया गया था। कातो के स्टेटमेंट को देखकर ओयामा को ये तो यकीन हो जाता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी सारे एविडेंस कातो के खिलाफ हो चुके थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नोजामा को देख पाते हैं, जिसे मार्क अपने बेटे योची से मिलवाता है। नोजामा कहता है तो वो तुम हो जिसके कारण ये सब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं। मैं इस केस को रफा दफा करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब सीन वापस से ओयामा पर आता है, जो कि नाकामोतो से कहता है कि ये क्या चल रहा है। पहले हमारा सस्पेक्ट कोई और था, लेकिन अब वो सारे बच्चे मिलकर सिर्फ कातो को ही फ्रेम कर रहे हैं, और जो असली कल्प्रिट है यानी कि इयोची, वो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ओयामा की बात सुनकर नाकामोतो ओयामा को एक रूम में लेकर जाता है, जहां पर इतावा इगुची से क्या हुआ इस बारे में पूछ रहा था। इगुची बताती है कि सब कुछ कातो रियोता ने किया है, उसी ने मेरा रेप किया और वही प्रिंसिपल ऑफेंडर है। इसे सुन अंदर जाकर ओयामा कहता है कि इगुची सच बोलो, किसी से डरो मत, तुम्हारे कारण एक अच्छे खासे इंसान की लाइफ बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इगुची अपना बयान नहीं बदलती। इसे सुन ओयामा बाहर जाता है और नाकामोतो से कहता है कि आपने उसके पेरेंट्स का भी मुंह पैसों से बंद करवा दिया। तो नाकामोतो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ओयामा समझ जाता है कि नाकामोतो किसी बड़े फैमिली के बच्चे को बचाने के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और उसी ने इगुची के फैमिली को भी पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है और इधर हम यूक को उसकी टीम के साथ देख पाते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इतावा के केस में अभी कोई भी सस्पेक्ट इन्हें नहीं मिला है, और ऐसा ही चलता रहा तो यूक को किलर बना दिया जाएगा, क्योंकि क्राइम सीन पर बस वही था। यूक कहता है कि जिसने भी इतावा को मारा है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा। साथ ही में ओकोमोतो ने भी मेरे खिलाफ ये बोला था कि मैं इतावा से नफरत करता हूँ। तो अब साकुराई यामाडा से इतावा के घर जाकर छानबीन करने को कहती है, और कोजिमा को ओकोमोतो के बैकग्राउंड के बारे में जांचने को कहती है, और यूक को इस केस से दूर रहने का ऑर्डर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यूक अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी यूक एक गाड़ी नोटिस करता है जिसे उसने इतावा के मर्डर के दिन रेड लाइट पर वेट करते टाइम देखा था। इस गाड़ी में ओकोमोतो जाकर बैठ जाता है, और अब यूक को सब समझ आ जाता है कि इतावा को ओकोमोतो ने ही मारा था। इस बारे में यूक साकुराई को कॉल पर बताता है, जिसके बाद साकुराई यूक को लेने आती है और पूछती है कि ओकोमोतो और इतावा का क्या रिलेशन। यूक कहता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब ओकोमोतो जरूर किसी के लिए कर रहा है, और वो बहुत चालाक इंसान है, उसने मर्डर वेपन भी कहीं छिपा रखे होंगे। तभी साकुराई को यामाडा और कोजिमा का कॉल आता है। ये दोनों बताते हैं कि इन्हें इतावा के ट्रैफिक रिकॉर्ड से ये पता चला है कि मरने से पहले इतावा गोतेमा गया था, और अजीब बात यह है कि वहां पर ओकोमोतो का एक विला है जो कि साल 2000 में ओकोमोतो ने अपनी मां के नाम से खरीदा था। तो अब साकुराई और यूक उस विले में छानबीन करने जाती हैं। इस पूरे विले में इन्हें कुछ नहीं मिलता। तब यूक कहता है कि इतावा यहाँ क्यों आया होगा। तभी यूक को याद आता है कि मरने से पहले इतावा बैकयार्ड के बारे में बोल रहा था, और अब यूक बैकयार्ड में जाता है और इधर इन्हें एक जगह पर गीली मिट्टी मिलती है, मतलब इधर खुदाई की गई थी। जिसके बाद अब यूक उस जगह को खोदने लग जाता है। इन्हें यहाँ पर एक कंकाल मिलता है जिसके बैक पे सर्जरी के निशान थे, और बॉडी के पास ओयामा की पुलिस आईडी कार्ड थी, यानी कि यही ओयामा की बॉडी थी। इसे देख साकुराई रोने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, और रीका इन्हें ये कंफर्म करके बताती है कि ये बॉडी वाकई ओयामा की है। जिसके बाद हम ओयामा के डैड को देख पाती हैं, और इधर साकुराई और यूक भी थे। साकुराई कहती है कि लास्ट बार ओयामा सेनपाई मुझसे ये बोलकर गए थे कि वो आकर मुझसे बात करेंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। इसे सुन ओयामा के फादर रोने लग जाते हैं, तो साकुराई उन्हें दूसरे रूम में ले जाती है, और तभी यूक ओयामा के रूम में एक कार्ड देखता है जिसमें फूजियोशी लिखा हुआ था। इसके थोड़ी देर बाद साकुराई को पुलिस डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जो कि ओयामा को याद करके बहुत रोती है। अब मूवी वापस से 20 जुलाई 1999 में आता है, और इधर कातो रियोता को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, और ये वही सीन था जब यूक अपने भाई का नाम चिल्ला रहा था। हम देख पाते हैं कि ओयामा भी वहीं खड़ा था। इसके कुछ टाइम बाद ओयामा कातो के घर जाता है और कातो की मॉम से मिलता है।
कातो की मॉम बताती है कि उसने ह्यूग को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया है क्योंकि इधर रहने से उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ऐसा कहकर कातो की मॉम रोने लगती है। फिर रात को ओयामा ह्यूग के रिलेटिव्स के घर की तरफ जाता है, लेकिन तभी वो ह्यूग को रास्ते में देखता है और ओयामा चुपके से उसका पीछा करता है। ह्यूग एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। ओयामा भी उसके पीछे उस छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ की ओनर मैरी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ह्यूग बताता है कि उसे ओमो राइस चाहिए। तभी ओयामा मैरी को अपने पास बुलाता है और अपना डिनर ऑर्डर करता है। साथ ही में वो ह्यूग के ओमो राइस के पैसे भी देता है क्योंकि उसे पता था कि ह्यूग के पास जरूर कम पैसे होंगे क्योंकि उस टाइम पे ह्यूग छोटा और नादान था। ये बात मैरी को थोड़ी अजीब लगती है तो ओयामा मैरी को एक्स्ट्रा पैसे देता है और अब मैरी ह्यूग को ओमो राइस देती है, जिससे ह्यूग रोते रोते खाने लगता है और अपने फैमिली के साथ बिताए गए पल को याद करता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ह्यूग यहाँ रोज ओमो राइस खाने आया करता था और ओयामा भी छिपकर उसके पैसे देता था और खाना खाने आता था, यानी कि ओयामा हमेशा ह्यूग के साथ ही था। अब मूवी आती है प्रेजेंट में और इधर ह्यूग मैरी के रेस्टोरेंट में आता है। मैरी ह्यूग को देखते ही पहचान लेती है और वो ह्यूग के पुलिस बनने पर बहुत खुश होती है। ह्यूग मैरी को फुजियोशी कार्ड दिखाता है जो कि मैरी का ही था। मैरी बताती है कि ये जब तुम बहुत छोटे थे तब मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए यूज किया करती थी। तो ये सुन ह्यूग मैरी को ओयामा की फोटो दिखाता है। मैरी बताती है कि जब तुम छोटे थे तब ये आदमी तुम्हारे पीछे आता था और तुम्हें खाना खाते हुए देखता था। साथ ही में ये आदमी तुम्हारे ओमो राइस के एक्स्ट्रा पैसे भी देता था, लेकिन फिर एक दिन इसने आना बंद कर दिया, जिसे सुन ह्यूग बाहर चला जाता है और अपने ही बचपन के रूप को जाता हुआ देखता है, जिसके पीछे ओयामा भी जा रहा था। इधर ह्यूग बोलता है कि मेरे भाई के जाने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं अकेला हो गया हूँ, लेकिन ओयामा मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा मेरा ख्याल रख रहा था और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब सीन 21 जून 2006 में आता है और इधर ह्यूग के क्लासमेट को ये पता चल गया था कि ह्यूग कातो रियोता का छोटा भाई है, इसलिए ये लोग ह्यूग को चिढ़ाने लगती हैं। तो अब ह्यूग इन्हें पीटना शुरू कर देता है, लेकिन खुद ही पिट जाता है और वापस मैरी के रेस्टोरेंट में आकर ओमो राइस खाता है। मैरी ह्यूग को अपने बच्चे जैसा चाहने लगी थी। मैरी ह्यूग की हालत देखकर कहती है कि कहीं तुम मवाली मत बन जाना। तो ह्यूग कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मैरी कहती है कि इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, तुम अभी जवान और ताकतवर हो, तुम सिविल जॉब कर सकती हो, क्यों ना तुम पुलिस ऑफिसर बन जाओ, जिसके साथ तुम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेना। तो अब ह्यूग यही करने का डिसाइड करता है और पुलिस का टेस्ट कंप्लीट करके पुलिस बन जाता है। अब हम रात को प्रेजेंट वाले ह्यूग को देख पाते हैं जो कि ओयामा से इस गैंग रेप केस से दूर रहने को कह रहा था, क्योंकि ह्यूग को पता चल गया था कि इसी केस के कारण ओयामा की जान गई थी। लेकिन ओयामा कहता है कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ ह्यूग ये सुन रोने लग जाता है, लेकिन अब ह्यूग डिसाइड करता है कि वो अब असली कल्प्रिट को पकड़ कर रहेगा, इसलिए ह्यूग सारे केस की डिटेल्स जमा करता है और साकुराई को बुलाता है। ह्यूग साकुराई से कहता है कि इस केस के बारे में इतावा और ओयामा को जरूर कुछ खास पता था, इसलिए दोनों को मार दिया गया। साकुराई बताती है कि ओयामा की बॉडी मिलने के बाद जब पुलिस ओकोमोतो के घर गई तब ओकोमोतो भाग चुका था। तो ह्यूग कहता है कि ओयामा की बॉडी और ओकोमोतो के विले की बात अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है, इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट में कोई गद्दार है। तभी साकुराई कहती है कि अब सिर्फ एक ही इंसान है जो हमें सच बता सकता है और वो है इस गैंग रेप के विक्टिम इगुची, जिसका पता यमाडा ने लगा लिया है। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि यमाडा साकुराई को बताता है कि इगुची के पेरेंट्स मर गए थे, जिसके बाद इगुची ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर ली और शहर भी छोड़कर कहीं चली गई। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से मुझे इगुची के घर का पता चल गया और ये फ्लैशबैक इधर ही खत्म हो जाता है। और अब साकुराई ह्यूग को इगुची का एड्रेस दे देती है। तो ह्यूग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इगुची से असली सच्चाई पूछने के लिए जाना चाहता हूँ। तो साकुराई इसके लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इगुची को देख पाते हैं, जिसे ह्यूग एक रेस्टोरेंट में बात करने बुलाता है, जिसके बाद इगुची रेस्टोरेंट में बताती है कि कातो ही एक लड़का था जो उससे हमेशा काइंडनेस के साथ पेश आता था, लेकिन जब मेरा रेप हुआ तब सब बदल गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने पैसों के कारण कातो का नाम ले लिया कि उसी ने मेरा रेप किया है,
क्योंकि सबको पता चल गया था कि मेरा रेप हुआ है और कोई भी मुझसे शादी नहीं करता, लेकिन उन पैसों के कारण मैंने अपनी पहचान बदल ली। ह्यूग पूछता है कि असली कल्प्रिट कौन था। तो अब मूवी जाती है फ्लैशबैक में। इधर इगुची सायातो के घर में थी, क्योंकि एक वीक के लिए कातो रियोता ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो इगुची को सायातो के घर में पढ़ाएगा, लेकिन आज कातो नहीं आया था। पर तभी वहाँ पर इयोची, जिसकी इगुची पर बुरी नजर थी, वो ऊपर के कमरे में इगुची को लेकर जबरदस्ती जाता है और उसका रेप कर देता है। प्रेजेंट में ह्यूग कहता है कि तुम ये बात अब बता सकती हो। तो इगुची कहती है कि अब मेरा पति है और मेरे बच्चे भी हैं, तुम्हें पता नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे कितनी गंदी नज़रों से देखना शुरू कर दिया था और मैं अब इस केस में और पढ़ना नहीं चाहती। ह्यूग कहता है कि इस केस के कारण कातो ने आत्महत्या कर ली थी। तो इगुची कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कातो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान था। मैंने उसे हॉस्पिटल से अपनी माफ़ी का लेटर भी लिखा था और कातो ने भी मुझे लेटर लिखकर ये बताया था कि वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगा। इगुची ऐसा कहते कहते रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। साकुराई ह्यूग से कहती है कि इस केस को अब हम रीओपन नहीं करा सकते, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन इस केस की अब खत्म हो चुकी है। ह्यूग रोते हुए कहता है कि अगर मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की तो उसे किसने मारा। अब मूवी जाती है पास्ट, यानी कि 20 मार्च 2000 में, और इधर सारे सस्पेक्ट को छोड़ दिया गया था क्योंकि इगुची ने केस वापस ले लिया था, लेकिन कातो को अभी भी रेपिस्ट कहा जा रहा था। कातो अपने घर जाकर खाना खा रहा होता है कि तभी उससे मिलने सायातो आता है, जो कि कातो को एक कैसेट देता है जिसमें वो बातें रिकॉर्ड थी जो इगुची का रेप करते टाइम इयोची ने कही थी, और ये रिकॉर्डिंग सायातो ने ही की थी, लेकिन वो गिल्ट और दबाव के कारण ये पुलिस को नहीं दे पा रहा था। पर आज उसने हिम्मत जुटाकर ये रिकॉर्डिंग कातो को देने का फैसला किया और इसलिए वो अब इस रिकॉर्डिंग को कातो को दे रहा है। इसके बाद हम ओयामा को देख पाते हैं, जो कि अभी भी इस केस को छिपकर पढ़ रहा होता है। तभी नाकामोतो आकर कहता है कि इस केस को भूल जाओ, हम दोनों को ही इस डिपार्टमेंट में सरवाइव करना है। तो इसे सुन ओयामा कहता है कि अगर मैं एक बार इस चीज में फंस गया तो तुम्हारी तरह करप्ट ऑफिसर बन जाऊंगा। तभी ओयामा को कातो का कॉल आता है, इसलिए ओयामा अपने डेस्क पे जाकर उससे बात करता है। कातो ओयामा को बताता है कि उसके पास वो सबूत है जिससे असली कल्प्रिट पकड़ा जाएगा। तो अब ओयामा कातो के पास जाने का डिसाइड करता है। हम देख पाते हैं कि इताबा भी ये बातें सुन रहा था, और जब वो ओयामा को जाता देखता है तो बताता है कि आज साकुराई का पहला प्रेजेंटेशन है, तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ बाद में चले जाना। तो साकुराई की तरफ देखते हुए ओयामा रुक जाता है। इसी बीच प्रेजेंट में ह्यूग को याद आता है कि चीफ इताबा ने उसे टोक्यो हॉस्पिटल में मिलने बुलाया था, लेकिन इताबा वहाँ करने क्या गया था। तो अब ह्यूग हॉस्पिटल में जाकर इस बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि इताबा सबूतों को इकट्ठा करने के लिए साल 2000 में मरे कातो का ब्लड सैंपल की जांच करवा रहा था, और इस डीएनए रिपोर्ट से ह्यूग को पता चलता है कि कातो के ड्रिंक में एक नशीली चीज मिलाई गई थी। ये बात ह्यूग साकुराई को भी बताता है। वहीं पास्ट में यानी साल 2000 में मीटिंग खत्म होने के बाद साकुराई ओयामा को फिल्म की टिकट देती है, लेकिन ओयामा उसे कहता है कि उसे मूवी पसंद नहीं और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में ह्यूग देखता है कि अब 11:23 होने ही वाले थे। ह्यूग साकुराई से कहता है कि मैंने आपको एक दिन कहा था कि अगर आपको किसी को पास्ट में बचाने का मौका मिले तो आप उसे बचाएंगी। तभी वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है। ह्यूग ओयामा को बताता है कि 20 मार्च को उसके भाई का कोई मर्डर करने वाला है, जो कि बिल्कुल एक सुसाइड जैसा दर्शाया जाएगा। तो ओयामा कहता है कि 20 मार्च तो आज ही है। ये सुनते ही ह्यूग ओयामा से कहता है कि कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचा लेना। तो अब ओयामा कातो के घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ प्रेजेंट में साकुराई को भी पता चल जाता है कि ह्यूग ओयामा से बात कर रहा था, क्योंकि ह्यूग ने ये सब साकुराई के सामने किया था। साकुराई पूछती है कि ओयामा जिंदा है, तो ह्यूग बताता है कि अभी हमने पास्ट के ओयामा से बात की थी। तभी वहाँ पर ऑफिसर बेल में आकर कहता है कि हमें हॉस्पिटल के वॉशरूम में वेपन मिले हैं जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट है और उसी वेपन से इताबा को मारा गया था। तो ये सुनते ही ह्यूग वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो कभी भी जेल से नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ पास्ट में ओयामा कातो के घर की तरफ निकल जाता है। वहीं हम कातो के साथ नाकामोतो को देख पाते हैं, जिसे कातो जूस ऑफर करता है। नाकामोतो कातो से पूछता है कि तुम पक्का इस सबूत को पुलिस को देना चाहते हो? तो कातो कहता है हाँ, मुझे कुछ भी हो जाए मैं सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा और इसे मैं पक्का पुलिस को देकर रहूंगा।
तो अब नाकामोतो कहता है ठीक है, क्या तुम मेरे लिए एक और ग्लास जूस ला सकते हो। तो अब कातो रियोता नाकामोतो के लिए जूस लेने जाता है और इसी बीच नाकामोतो कातो के ड्रिंक में चुपके से नशे की दवाई मिला देता है, जिसे पीने के बाद कातो बेहोश हो जाता है और नाकामोतो कातो की नस काट कर वो कैसेट लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर छोटा ह्यूग भी पहुँच जाता है और रोने लगता है। एम्बुलेंस जब तक आती है तब तक कातो मर जाता है और ये चीज ओयामा भी देख रहा होता है, क्योंकि उसने भी पहुँचने में बहुत देरी कर दी थी। ओयामा सीधा जाकर नाकामोतो से मिलता है और कहता है कि कातो मुझे एक कैसेट देने वाला था, लेकिन क्राइम सीन पर मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे पता है कि ये सब आपने किया है, क्योंकि इतावा ने मुझे कातो से बात करते हुए सुना था। आपने अपने गंदे कामों को छिपाने के लिए एक मासूम लड़के को मार डाला। वो लड़का इसलिए अपनी सच्चाई साबित नहीं करना चाहता था कि वो इनोसेंट था, वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि इस केस के कारण उसकी फैमिली बिखर गई थी और वो उसे एकजुट करना चाहता था। तो नाकामोतो अपने गार्ड्स को बुलाकर ओयामा को बाहर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन ओयामा जाते जाते ये कह देता है कि वो सच्चाई पता लगाकर रहेगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर रात के समय जब वॉकी टॉकी कनेक्ट होता है तब ओयामा बताता है कि वो कातो को नहीं बचा पाया, लेकिन ओयामा को सामने से साकुराई की आवाज आती है जो कि रोते हुए कहती है कि मुझे उस दिन के लिए आपसे माफी मांगनी थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मिदोरी भी आपके साथ मूवी देखना चाहती थी और मैंने आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई। लेकिन आपने भी तो कहा था कि आप वापस आएंगे, बट आप वापस नहीं आए। साकुराई कहती है कि अभी भी ज्यादा देरी नहीं हुई है, आप कुछ भी करके 15 अप्रैल को तानेहीरा में मत जाना। साकुराई के ऐसा बोलते ही वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ओयामा वॉकी टॉकी को देखते हुए कागज में कुछ लिखने लगता है और अब प्रेजेंट में साकुराई को ह्यूग एक लैंडलाइन से कॉल करता है। ह्यूग साकुराई से कहता है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए और ये सीन इधर ही कट हो जाता है, जिसके बाद हम नाकामोतो को देख पाते हैं जो कि अपने एजेंट से ओकोमोतो को किसी भी हालत में ढूंढने को कहता है। वहीं डिपार्टमेंट में यमाडा और कोजिमा बड़ी ही मुश्किल से ह्यूग के सामानों से जो पुलिस ने जब्त कर लिए थे उसमें से ह्यूग का फोन निकालकर नकली फोन रख देते हैं और इसी की रिक्वेस्ट ह्यूग ने कॉल पर साकुराई से की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ह्यूग और साकुराई को ओयामा के घर में देख पाते हैं, क्योंकि यही एक सेफ जगह थी। ह्यूग अपने फोन को चेक करता है और इसमें उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है जो कि ओकोमोतो ने भेजा था। ओकोमोतो ने इसमें बताया था कि उसे नाकामोतो के सारे काले चिट्ठे के बारे में पता है और पुलिस भरोसा करने लायक नहीं है, तो मुझे रात के 11 बजे अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलना। तो ये नोट सुनकर ह्यूग अंदाजा लगाता है कि जरूर नाकामोटो अब ओकोमोतो को मारने की फिराक में है और इसीलिए ओकोमोतो ह्यूग की मदद लेकर बचना चाहता है। इधर ओयामा कातो के घर से मिले सामानों को देख रहा था, तभी उसे एक ग्लास में कुछ रेड कलर सा दिखता है। लैब ऑफिसर बताता है कि ये किसी का खून है जो हमें सिंक के ग्लास में मिला था। ओयामा कहता है कि कातो तो ड्रग्स के कारण बेहोश हो गया था, फिर ये ग्लास किसने सिंक पर रखा। तभी उसे याद आता है कि नाकामोतो अपने हाथ में बैंडेज लगा रहा था। असल में जब नाकामोतो ने कातो का हाथ काटा था तभी गलती से उसकी एक उंगली पर कट आ गया था और यही बात ओयामा को भी इधर समझ आ जाती है कि कातो के घर नाकामोतो ही गया था। ओयामा चुपके से नाकामोतो के ऑफिस में जाकर नाकामोतो का पिया एक सिगरेट उठा लेता है ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। दूसरी तरफ 2018 में ह्यूग ओकोमोतो से मिलने जाता है। ओकोमोतो ह्यूग को मिलते ही कहता है कि इस केस की स्टैचू ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गई है, लेकिन एक ऐसा केस है जिसकी स्टैचू ऑफ लिमिटेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ह्यूग कहता है कि मर्डर केस। तभी साकुराई ओकोमोटो को पकड़ लेती है और उसका गन छीन लेती है। साकुराई पूछती है कि तुम ओयामा के बारे में क्या जानती हो, जिसको तानेहीरा हॉस्पिटल में मारा गया था और उसकी बॉडी तुम्हारे ही विला में मिली थी। ओकोमोतो बताता है कि मैं उसे नहीं मानना चाहता था, वही फालतू में जबरदस्ती केस में घुस रहा था और इसलिए वो मारा गया। वो किसी ऐसे इंसान की बेगुनाही साबित करना चाहता था जो उसका कोई नहीं लगता, इसलिए उसे मरना पड़ा। हम एक विजन देख पाते हैं जिसमें ओयामा को इतावा ने अपने हाथों से मारा था और वहाँ पर ओकोमोतो भी मौजूद था और जब ओयामा मरा था तब 11:23 हो रहे थे और इसीलिए हर बार वॉकी टॉकी 11:23 की रात को कनेक्ट होता था। ओकोमोतो की बात सुनकर ह्यूग को समझ आ जाता है कि बस उसके भाई कातो को न्याय दिलाने के लिए ओयामा ने अपनी जिंदगी तबाह कर दी।
पर तभी वहाँ पर दो गुंडे आकर ओकोमोतो को गोली मार देती हैं। साकुराई उन गुंडों से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा साकुराई को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर वो गोली ह्यूक को लग जाती है क्योंकि वो बीच में आ गया था। साकुराई से ह्यूक कहता है कि मुझे ओयामा को बचाना होगा। दूसरी तरफ 14 अप्रैल साल 2000 में अब ओयामा अपने ऑफिस से तानीहीरा हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी साकुराई ओयामा से कल के लिए माफी मांगती है, लेकिन ओयामा कहता है कि वो आकर बात करेगा, पर इस बार ओयामा ये भी कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। प्रेजेंट में ह्यूक कहता है कि 11:23 हो गए हैं, अब वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस बार प्रेजेंट में वॉकी टॉकी कनेक्ट नहीं होती। दूसरी तरफ साल 2000 में ओयामा वॉकी टॉकी से ह्यूक को बताता है कि उसे तानीहीरा में एक लाश मिली है। तो ह्यूक कहता है कि तुम कौन हो, और ये वही समय था जब ह्यूक ने पहली बार ओयामा से बात की थी। तभी ओयामा के पीछे से कोई वार करता है, और जब ओयामा की आंख खुलती है तब उसके सामने इतावा होता है, जो कि उसे समझा रहा था कि तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम सब भूल जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर नाकामोतो आ जाता है, जो कि ओयामा से कहता है कि तुमने मेरा डीएनए टेस्ट करवाया और सोचा कि मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन खुद फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल करके ये बात बताई। जिसके बाद नाकामोतो ओकोमोतो से ओयामा को मारने के लिए कहकर चला जाता है। इतावा कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो, तो नाकामोतो कहता है कि मैंने ओयामा को चांस दिए थे, लेकिन उसने ठुकरा दिया और अब उसका मरना ही बेहतर है क्योंकि वो चुप रहने वालों में से नहीं है। तो अब जैसे ही ओकोमोतो ओयामा को मारने जाता है, ओयामा उस पर ही हमला कर देता है और इसी बीच ओयामा के पेट पर चाकू लग जाता है, लेकिन ओयामा उस जगह से निकल जाता है। तभी नाकामोतो वापस आकर इतावा से कहता है कि अगर ओयामा बच गया तो हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा, जाओ उसे पकड़ो। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है और इधर एम्बुलेंस में ह्यूक कहता है कि पास्ट में मैंने ओयामा को उस हॉस्पिटल में जाने से रोका था और वहां ना जाने को कहा था, लेकिन इस बार आपने ओयामा को तानीहीरा हॉस्पिटल के बारे में बताया। ह्यूक के इतना बोलते ही ये सीन वापस से ओयामा की तरफ आता है, जो कि हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ओकोमोतो और इतावा पकड़ लेते हैं। इधर इतावा रोते हुए ओयामा पर गन तान देता है। वहीं प्रेजेंट में ह्यूक एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ देता है, यानी कि ह्यूक अब मर गया। वहीं पास्ट यानी साल 2000 में ओयामा को बचाने के लिए साकुराई सारी पुलिस फोर्स लेकर आ जाती है और इताबा और बाकी सब पकड़े जाती हैं, लेकिन इधर से नाकामोतो भाग जाता है। इधर साकुराई ने अब ओयामा को बचा लिया था, क्योंकि जब ओयामा डिपार्टमेंट से निकल रहा था तब साकुराई को कुछ अजीब सा फील हुआ था, इसलिए वो ओयामा का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, यानी कि पास्ट चेंज हो गया है। और अब इधर ओयामा साकुराई को गले से लगा लेता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। हम वापस से प्रेजेंट वाले ह्यूक को देख पाते हैं, जो कि नींद से उठता है और अपनी बॉडी चेक करता है। ह्यूक देखता है कि वो अभी भी पुलिस है, यानी कि पास्ट चेंज होने से ह्यूक भी बच गया। अब मूवी थोड़ी देर के लिए पास्ट में जाती है। ये तब का समय था जब ओयामा तानीहीरा हॉस्पिटल से बचकर आ गया था। ओयामा कातो के घर जाकर ह्यूक की मॉम और ह्यूक को बताता है कि कातो निर्दोष था और ऐसा कहकर चला जाता है। ह्यूक ओयामा के पीछे आकर उसका शुक्रिया अदा करता है और रोने लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ह्यूक न्यूज में देखता है कि अयाका की किडनैपर यानी कि वो नर्स रैन भी पकड़ी गई, क्योंकि ओयामा बच गया था और उसी ने रैन को पकड़वा दिया। अब प्रेजेंट वाला ह्यूक अपने डिपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि इधर साकुराई नहीं थी, तो यामाडा बताता है कि साकुराई 3 दिन की लीव में है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट चेंज होने के कारण यामाडा और कोजिमा ह्यूक को नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि कोल्ड केस को हाशिमोतो की बॉडी मिलने के बाद बनाया गया था, पर हाशिमोतो की बॉडी तो ओयामा को पास्ट में मिल गई थी, तो इसलिए प्रेजेंट में कोई कोल्ड केस टीम है ही नहीं। इसके बाद ह्यूक को हम उसके घर में देख पाते हैं। ह्यूक अपनी मॉम से कहता है कि जिस ऑफिसर ने मेरे बड़े भाई का केस सॉल्व किया था उसने कभी मेरे लिए कुछ छोड़ा था। तो अब ह्यूक की मॉम बताती है कि हाँ, ओयामा ने तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा था और कहा था कि जब ह्यूक इसे मांगे तब उसे दे देना। ऐसा कहकर ह्यूक की मॉम उसे वो पार्सल दे देती है। इस पार्सल में ओयामा ने एक लेटर में लिखा कि नाकामोतो उस दिन के बाद से फरार हो गया था और पकड़ा नहीं गया।
मुझे उस दिन एहसास हुआ कि ऐसे ही बहुत से केस होंगे जो इन जैसे लोगों ने किए हैं और वो कभी सामने ही नहीं आए। इसीलिए मैंने कांग्रेसमैन योशियो के बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि उसने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन कभी भी वो पकड़ा नहीं गया। मैंने तुम्हारे लिए 3 फ्लॉपी डिस्क छोड़ी है जिसमें तुम्हें योशियो के सारे कारनामों का काला चिट्ठा मिल जाएगा। मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ, क्योंकि जब मैं तानीहीरा हॉस्पिटल में बच गया था तो उस दिन के बाद से वॉकी टॉकी से आवाज आनी बंद हो गई और मुझे समझ आ गया कि हमारा कांटेक्ट कभी नहीं हो पाएगा। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम गलत लोगों को जरूर पनिश करोगे। ह्यूग देखता है कि इस लेटर को कैपे रियोगो से 3 अगस्त 2003 में ओयामा ने भेजा था। तो अब ह्यूग कैपे रियोगो की तरफ निकल जाता है और इधर एक रेस्टोरेंट में रुकता है। यहाँ पर हम साकुराई को देख पाते हैं जो कि ह्यूग को पहचान जाती है। ह्यूग साकुराई से पूछता है कि आप इधर क्या कर रही हो, तो साकुराई बताती है कि कातो के केस के बाद ओयामा एकदम से गायब हो गया, लेकिन फिर मुझे एक दिन ओयामा का कॉल आया जिसमें ओयामा कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये ओयामा ही है और फोन ट्रैक करने से मुझे इस जगह का लोकेशन मिला। इसलिए मैं हमेशा इधर ओयामा को ढूंढने आने लगी, लेकिन मुझे ओयामा कभी नहीं मिले और आज भी मैं छुट्टी लेकर इसीलिए इस जगह पर वापस आई और मुझे इधर तुम मिल गए। फिर नेक्स्ट सीन में ह्यूग अब साकुराई को गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा होता है। तभी सीन ओयामा की तरफ आता है जिसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था और ये सीरीज इधर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, इस सीरीज के एंड को ऐसे ही छोड़ दिया गया था, लेकिन इसका एक सीक्वल भी बनाया गया था जो कि एक मूवी है और अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं उस मूवी को भी जरूर एक्सप्लेन करूंगी और वो मूवी भी इस सीरीज की तरह बहुत मजेदार है। तो होप है कि आप इस वीडियो को जरूर सपोर्ट दिखाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।